नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हूं एक नया चैप्टर की रिवीजन लेकर। मई 2024 में जिसका भी अटेम्प्ट है, डायरेक्ट टेक्स्ट की एक नई वीडियो है। नाम है चैप्टर सैलरी। इससे पहले हम कुछ चैप्टर्स रिवाइज कर चुके हैं, उसकी बराबर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इसके साथ साथ अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं या आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.jagulia.com। वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री रिसोर्सेज के नाम से, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां ये सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि 1 तारीख से 1 जनवरी से हमारा एक बैच शुरू होने वाला है क्विज का। अगर किसी भी बच्चे को एमसीक्यू में, भैया एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पास वही कराएगा या एग्जामिनेशन वही दिलाएगा एमसीक्यू। तो अगर किसी भी बच्चे को एमसीक्यू वगैरह में क्विज ज्वाइन करनी है तो ये एमसीक्यू वाला बैच शुरू होने वाला है 1 तारीख से। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है तो फटाफट इसमें रजिस्टर कर लो। इसमें कैश प्राइस है डेली बेसिस पर, जब तक एग्जाम तक चलेगा तो कैश प्राइस से ही आप अपनी फीस की रिकवरी कर सकते हैं। दो बात हो गई। अब तीसरी बात ये, अगर बाई चांस आपको ये नोट्स यहां से नहीं डाउनलोड करने हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से भी ये नोट्स मिल जाएंगे। आइए फटाफट सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैलरी चैप्टर की। बेसिक तौर पर सैलरी चैप्टर को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि सैलरी चैप्टर में कहां क्या क्या लिखा गया है। ऐसे तो सैलरी चैप्टर बहुत बड़ा है, आई नो, और आज की वीडियो भी हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो इस बात को मत सोचना कि वीडियो लंबी हो गई। नहीं, रिवीजन मस्ट होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। एक बार रिवीजन अच्छे से होगा वही बहुत है। 50 बार करते रहोगे शॉर्ट वीडियो देख देख के कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो, पहली बात, अगर इन नोट्स में आपको कहीं पर भी एम्प्लॉय वर्ड दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने एम्प्लॉय को डिनोट किया है डबल ई से। बाई चांस अगर आपको कहीं पर भी डबल ई दिखता है दैट मींस एम्प्लॉय, और अगर ई आर दिखता है दैट मींस एम्प्लॉयर। पहली बात ये होगी, ठीक है सर। चलो, दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता दूं, जो सैलरी चैप्टर है वो मेरा मोटा मोटी 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में पूरा सैलरी चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो फटाफट, सबसे पहली बात तो क्या सर, बेसिक, जो बेसिक है सैलरी का, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसके बाद परक्विजिट्स, और उसके बाद अलाउंसेस। आप चारों को कैसे भी रख सकते हैं, बेसिक रख लो, फिर अलाउंसेस रख लो, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसा करके, और डिडक्शन कैसे बोल सकते हैं। तो बेसिक तो हर चीज का है, इसमें छोटी मोटी बातें, सैलरी ड्यू बेसिस पर टैक्स होती है, एक्रूअल बेसिस पर टैक्स होती है, कैसे टैक्स होती है, तो ये सारी बातें हम बेसिक में करेंगे, उसको हटा देते। उसके बाद 4 पार्ट्स में निकल कर आता है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? अलाउंसेस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट और डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन कौन सी? इंटरनल डिडक्शन। चारों को डील करेंगे आराम आराम से। ठीक है, चलो आओ फटाफट सबसे पहले देखते हैं सैलरी चैप्टर। सैलरी चैप्टर में पहली बात जो मस्ट जरूरी है कि देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। किसी भी, अगर आपको कोई भी इनकम सैलरी हेड में टैक्स करनी है तो दो इंसानों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। वो कैसे डिनोट होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिनोट होता है। दूसरी बात, एम्प्लॉय चाहे कहीं का भी हो, एम्प्लॉय चाहे गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, सीजनल एम्प्लॉय हो, नॉन सीजनल एम्प्लॉय हो, सारे के सारे एम्प्लॉयर इसमें कवर किए गए हैं सैलरी चैप्टर में। उसके बाद बात यह है कि एक बंदा कई जगह काम कर सकता है पार्ट टाइम बेसिस पर, तो उसकी भी जो इनकम है वो टैक्स होगी अंडर द हेड सैलरी में। सीजनल भी हो सकता है, नॉन सीजनल भी हो सकता है। अगर कोई भी इंसान डायरेक्टर है और कमीशन या रेम्युनरेशन ले रहा है, कहां से? कंपनी से, तो वो टैक्स अंडर द हेड सैलरी होगा। अगर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है कंपनी का तो। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो आप उसको कोई भी रेम्युनरेशन या
कमीशन मिले वो टैक्स कर दोगे अंडर दैट IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। दूसरी बात, अगर MP MLA MLC वगैरह रेम्युनरेशन रिसीव करते हैं तो ये कभी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते, क्योंकि 5 साल बाद सरकार चेंज होती है। ये सिर्फ पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और अगर पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो इनकी सैलरी है वो मैं टैक्स कहां पर करता हूं, IFOS में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये कभी भी सैलरी हेड में टैक्स नहीं होता। अगली बात, अगर कोई भी पार्टनर रेम्युनरेशन ले रहा है पार्टनरशिप फर्म से उसको रेम्युनरेशन मिलती है, तो वो भी रेम्युनरेशन वगैरह सैलरी वगैरह कुछ भी मिलता है तो वो भी सैलरी हेड में टैक्स नहीं होता, क्योंकि देयर इज ए नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। ठीक है, तो वो जो टैक्स होगी वो होगी कहां पर, PGBP में, टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। जितना भी उसको डिडक्शन मिलेगा फर्म को 40B में, ठीक है, ये PGBP 40B वाली हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको PGBP पढ़ाऊंगा। सैलरी इंक्लूड द फॉलोइंग, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। जो जो आगे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इसमें सारे के नाम लिखे हुए हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये। सैलरी कब टैक्सेबल होती है? पहली बात, सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू बेसिस और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, मतलब इन दोनों में से जो भी काम पहले हो गया, तो ड्यू पहले हो गई तो टैक्स कर देंगे, अगर रिसीव पहले हो गई तो टैक्स कर देंगे। चलो, उसके बाद एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी क्या होती है? सर आपने सैलरी एडवांस में ले ली, काम अभी आप उसके बदले में फ्यूचर में करेंगे, उसके पहले ही आपने सैलरी एडवांस ले ली। तो जब भी आप ड्यू होने से पहले सैलरी लेते हैं तो जिस भी महीने में लोगे उस महीने में वो टैक्स हो जाएगी। दैट मींस अगर मैं मान लो अगस्त 2023 में कोई सैलरी लेता हूं एडवांस में, तो वो 23-24 में जब मैं सैलरी टैक्सेबल करूंगा तो वहीं पर टैक्स हो जाएगी। मान लो वो सैलरी थी जून 2024 की, तो वो टैक्स कब हो जाएगी? 23-24 में। ठीक है सर। उसके बाद एरियर ऑफ सैलरी का मतलब पास्ट की सैलरी है, केवल जो इंक्रीमेंट पार्ट है, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, आपको सैलरी मिल गई, पास से अब मिली है, पिछले सालों की बढ़ के मिली है, पीछे से कई सालों से बढ़ के अब मिली है, तो जब भी मिलेगी वो तब टैक्सेबल हो जाएगी। सर टैक्सेबल कैसे करेंगे? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, अगर वो कोर्ट के थ्रू बढ़ी है और जब कोर्ट का डिसीजन आ जाता है उस महीने में उसको ड्यू करके सैलरी की इनकम मान लो। अगर रिसीव पहले हो जाती है, पहले रिसीव हो गई तो पहले टैक्स कर देना, बहुत सिंपल सी बात है। पास्ट सैलरी होती है सैलरी इन एरियर, और ये केवल इंक्रीमेंटल पार्ट है, क्योंकि जो ओरिजिनल सैलरी थी वो आपकी तो रिस्पेक्टिव ईयर में टैक्स हो चुकी होगी, तो ये जो इंक्रीमेंट पार्ट है जो बढ़ के मिला है आपको वही हम टैक्स करेंगे। सैलरी ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, अगर सैलरी ड्यू हो रही है लास्ट ऑन द डे ऑफ द मंथ, तो जैसे मान लो अप्रैल 23-24 की सैलरी हर महीने का एंड होते ही ड्यू हो जाती है, तो वो अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक की सैलरी को मैं टैक्स करूंगा फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर है एग्जाम पर्पस के लिए। सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख को अगर ड्यू हो रही है सैलरी, तो मैं जो महीने काउंट करूंगा प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, वो मैं काउंट करूंगा मार्च 23 से लेके फेब 2024 तक। ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, रेगुलर वाले बच्चे जानते हैं, मैंने फुल एग्जांपल के साथ ये वाला पॉइंट कवर कराया था, क्योंकि बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। सैलरी बिकम ड्यू प्रीवियस ईयर 23-24 में, ऑब्वियसली टैक्सेबल हो जाएगी 23-24 में। सैलरी रिसीव हो गई, पहले ड्यू हुई थी 23-24 में तो टैक्सेबल भी 23-24 में, रिसीव हो गई 23-24 में तो टैक्सेबल भी 23-24 में। वो कह रहा है ड्यू अगले साल हुई, भैया रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर का कॉन्सेप्ट हमने लगाया था। एरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द 23-24, पीछे की सैलरी बढ़ी हुई मिल रही है तो सिर्फ इंक्रीमेंटल, नॉट टैक्स ऑन ड्यू बेसिस। भैया जब रिसीव हो गई तो मैं तब लगा दूंगा, ड्यू बेसिस से मुझे कोई मतलब नहीं अगर रिसीव पहले हो गई है तो। Arrear of salary received 23 although it pertained to the one of the earlier but same was tax on due basis, तो जिस साल में वो ड्यू हुई है उस साल में उसको टैक्स करेंगे। ठीक है सर। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, जहां पर भी चारों एग्जांपल आराम से पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। प्लेस ऑफ एक्रूअल चारों का इंडिया में था तो इंडिया में चारों के चारों केसेस में इंडिया में ही टैक्स होगी। ठीक है सर। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, इंडिया में एक्रू हुई लेकिन इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे। अगर इंडिया का कोई भी बंदा भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर
फॉरेन में जाकर काम करता है, सैलरी एक्रू इंडिया में हो रही है, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। ये मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में ये वाला पॉइंट कवर कराया था। सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट, फॉर द सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया। लेकिन इनको अगर कोई अलाउंस और परक्विजिट मिलता है, अगर इनको कोई अलाउंस और परक्विजिट मिलता है, वो एग्जेम्प्ट कर दिया इन्होंने अंडर सेक्शन 10 में। ठीक है सर। सैलरी पेड टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये नहीं है कि अब इस सैलरी पर टैक्स ही नहीं देना। इसका मतलब सिंपल ये है कि एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपको जो हर महीने सैलरी मिलती थी वो तो मिलती ही थी। लेट से मान लो उन्होंने मार्च में आपका टैक्स कैलकुलेट किया पूरे साल का, बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ये एक्स्ट्रा टैक्स भी मैं भर देता हूं आपके लिए, मतलब एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर भर देता है। तो टैक्स पर्पस के लिए मैं क्या सैलरी लूंगा, जब मैं जुलाई में टैक्स उसकी आईटीआर भरूंगा या रिटर्न भरूंगा, एक्चुअल जो 12 महीने की सैलरी है वो तो लूंगा ही लूंगा, प्लस एम्प्लॉयर ने जो एक्स्ट्रा टैक्स भी दिया है ना एम्प्लॉय के बिहाफ का, वो भी मैं सैलरी में इंक्लूड करके दोबारा या फिर कहूं पहली बार ही टैक्स कर दूंगा। दोबारा का मतलब क्या, कहीं आप ये कंफ्यूज ना हो जाओ टैक्स शब्द में, इसलिए मैंने बोला दोबारा। एक पहले एम्प्लॉयर ने टैक्स दिया था एम्प्लॉय को, अब ये टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है सर। एडवांस शब्द लिखा हो, लोन लिखा हो या एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिखा हो तो ये सैलरी नहीं होती, ये लोन कहलाता है और इसको हम लोन की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि सैलरी इनकम मानकर उस पर टैक्स लगाएंगे। फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब है साहब कि आपने सैलरी फोरगो कर दी, आपके पास सैलरी आती उससे पहले ही आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, चलो जी आप इधर जाओ। अगर आपने सैलरी फोरगो कर दी तो भी आपको उस पर टैक्स देना है, ये नहीं माना जाएगा कि आपको वो सैलरी नहीं मिली। लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है, दिल में धड़कन आंखों में खामोशी रुक जाती है, पता नहीं क्या ही बोल दिया। सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप इन्होंने आजादी के टाइम पर एक एक्ट बनाया था सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961, अगर आप उसमें करते हो एग्जेम्प्ट हो जाएगी आपकी सैलरी। ठीक है, अगर आप सैलरी सरेंडर करते हो, सरेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो एग्जेम्प्ट। फॉरगोन ऑफ सैलरी आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो आपकी सैलरी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, आपको उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूं, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूं दैट मींस वो सैलरी हेड में टैक्स होगा। एम्प्लॉय एग्री टू वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर, मैंने बोला था डबल ई का मतलब एम्प्लॉय, ई आर का मतलब एम्प्लॉयर, पूरे एक्ट में। ठीक है सर। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दैट मींस मैं फ्रीलांसिंग काम करूंगा, तो वो मेरा सैलरी हेड में टैक्स नहीं होगा, ऑब्वियसली वो मेरा क्या होगा, पीजीबीपी में टैक्स होगा, एज ए फ्रीलांसर उसको टैक्स करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी एंड देयर टैक्सेबिलिटी, चलिए जी ये यहां पर आप पढ़ लेना आराम से, आपको पूरा एक एक वर्ड समझाया हुआ है। बेसिक सैलरी, डीए, लीव एनकैशमेंट, सैलरी इन लिeu ऑफ नोटिस, फीस, कमीशन, मंथली, पेंशन, एन्युटी, ये सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल होंगे। एडवांस सैलरी मिला फुल्ली टैक्सेबल होगा। एरियर ऑफ सैलरी मिला फुल्ली टैक्सेबल व्हेन ड्यू, ये एग्जाम पॉइंट के लिए बनाया था मैंने कि भैया ये चार्ट बना देता हूं कि बच्चे जब भी एग्जाम में होंगे फटाफट 1-2 पेज में पूरे सैलरी चैप्टर का यहां से यहां तक पूरा का पूरा बखान किया गया है। ठीक है सर। ये अगला जो मैंने चार्ट बनाया था शॉर्ट में करके, वो इसलिए बनाया था क्योंकि सैलरी चैप्टर में सैलरी की डेफिनेशन अलग अलग है हर प्रोस्पेक्टिव से। जैसे ग्रेचुइटी में अलग होगा, एचआरए में अलग होगा, आपका पेंशन में अलग हो सकता है, तो इन सब को देखते हुए हमने यहां पर इनको बना दिया। भैया ग्रेचुइटी में सैलरी का मतलब ये होगा, ग्रेचुइटी फॉर अदर केसेस, ये तो कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है उनके लिए। ग्रेचुइटी फॉर अदर केसेस, नेशनल पेंशन स्कीम, लीव, सैलरी, एचआरए, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इनके लिए सैलरी का मतलब ये होगा। और अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन है, पॉपुलरली नोन एज आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है तो उसमें सैलरी का मतलब ये होगा। ये सारे मैंने एक जगह कंसाइज इसलिए कर दिए ताकि कल को जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको कंफ्यूजन ना रहे कि सैलरी कहां पर क्या सैलरी लेनी थी। आपको सैलरी के सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे लेकिन ये नहीं पता कि किस प्रोविजन में सैलरी का मतलब क्या है, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, चलो
बेसिक पार्ट हमने कर दिया खत्म, यही बेसिक छोटे मोटे बातें थी वो हमने कर दिया खत्म। अब इसके बाद हमारे जो 4 पार्ट में मैंने सैलरी चैप्टर को बांटा था, अलाउंसेस, परक्विजिट, डिडक्शन और रिटायरमेंट बेनिफिट, चारों को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले अलाउंसेस, उसके बाद पढ़ेंगे परक्विजिट, फिर पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट, बीच में ही कहीं डिडक्शन आ जाएगा, जहां डिडक्शन आया वो हम डिडक्शन पढ़ लेंगे। डिडक्शन का मतलब एक्सटर्नल डिडक्शन नहीं है, ये इंटरनल डिडक्शन है सैलरी चैप्टर की, ठीक है सर। अलाउंसेस एंड इट्स टैक्सेबिलिटी, चलो जी डेफिनेशन आप लोग आराम से पढ़ना, डेफिनेशन हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये है रिवीजन क्लासें। चलो मैंने पूरे अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में बांट रखा है, यहां पर पूरे अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में बांट दिया। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, ये जितने भी अलाउंसेस है ना, ये सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है, इनको पूरी तरह टैक्स कर देना, ना इनमें से डिडक्शन है, ना एग्जेम्पशन है, ना छूट है, कुछ भी नहीं है, ना इसमें एक्चुअल खर्चा देखना भैया दिखा, इन नामों से कुछ भी दिखे सीधा पूरा टैक्स कर दो। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, एचआरए और कुछ स्पेशल अलाउंसेस हैं वो हमारे पार्टली टैक्सेबल है, कुछ पार्ट टैक्स होगा, कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है सर। और फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, ये ऐसे अलाउंसेस हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अगर ये चारों आपको दिखे तो उसको पूरी तरह एग्जेम्प्ट करने का, इन पर ना टैक्स लगाना, ना इसमें से कुछ एग्जेम्पशन देना, पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है सर। अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस मोटा मोटी देख लेते हैं, डीए हो गया, डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस पॉपुलरली नोन एज सीसीए, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन, वार्डन, नॉन, इसको हम आगे करके डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना, इनको आगे एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, टेलीफोन, स्प्लिट ड्यूटी, एनी अदर कैश अलाउंस, तो ये सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल है। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस और स्पेशल अलाउंस, ये स्पेशल अलाउंस आगे डिटेल में है तो वहीं डिस्कस करेंगे। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, अभी मैंने बताया था अलाउंसेस अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर बाहर काम करता है, जैसे एम्बेसी वगैरह में काम करते हैं, तो उसको अलाउंसेस और परक्विजिट एग्जेम्प्ट होते हैं। हाँ सर। Sumptuary allowance granted to High Court, sumptuary allowance granted to High Court, Supreme Court judge, allowances paid by UNO, United Nations of Organization, compensatory allowance received by judge और High Court judge, ठीक है सर, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, इन पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। चलो अब हमारे जो बीच वाले हैं ये वाले हैं, क्योंकि ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, नाम दिखे फुल्ली टैक्स कर देना, नाम दिखे फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देना, तो ये तो चर्चा का विषय है ही नहीं। अब सर मुझे ये बता दो, डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता। ओवर टाइम अलाउंस, जब आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। फिक्स मेडिकल अलाउंस, दवा दारू का खर्चा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, आप छोटे शहर से बड़े शहर में आए, गांव से शहर में आए, तो वो कह रहे सिटी कंपनसेटरी, कुछ नहीं है, एम्प्लॉयर ज्यादा चालाक बनते थे, अदर नाम से पैसा दे देते, बोले ये सैलरी नहीं है, ये तो हमने इस चीज का पैसा दिया। सरकार ने धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सबको टैक्सेबल बना दिया। इंट्रीम अलाउंस बीच में ही कोई दे दिया कि जी मैं तो खुश होकर दे रहा हूँ, ये लो इंट्रीम अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट के नाम का पैसा, लो भैया सर्वेंट रख लेना, बोले जी ये तो सैलरी का है, टैक्स थोड़ी होगा। शुरू में तो 1-2 बार है वो हुआ, लेकिन बाद में सरकार अरे नहीं तुम तो क्या कर रहे हो, कुछ भी नाम दे के पैसा दे रहे हो, सारी सैलरी। प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन, कोई प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो आपको अलाउंस मिला। टिफिन लंच अलाउंस, टिफिन के नाम पर पैसा मिला। वार्डन रख लो जी, उसका अलाउंस दे दिया। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, आप मेरे अगेंस्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ भी पैसा मिला, टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेप्ट हैंडीकैप एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्प्ट है, 3200 रुपए। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट आप एम्प्लॉयर के कस्टमर को कुछ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए कुछ भी करवा रहे, वो उसके लिए एम्प्लॉय को कुछ हम अलाउंस दे रहे हैं। फैमिली अलाउंस, बहुत बड़ी फैमिली है, सूरज बड़जात्या की मूवीज में देखे होंगे ना, बहुत बड़ी, प्रेम रतन धन पायो, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, इन सबको कैसे मैनेज किया जाएगा? फैमिली अलाउंस दे दिया जी, टेलीफोन अलाउंस दे दिया जी, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस दे दिया जी, एनी अदर कैश अलाउंस, कुछ भी। बाकी सरकार ने लिख दिया भाई तुम कुछ भी नाम से दो, मैं फुल्ली टैक्सेबल कर दूंगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस और स्पेशल अलाउंस, ये हमें रीड करने हैं अलाउंसेस में। मेन जो क्वेश्चन बनेगा यहां से बनेगा, इसमें से अगर आया तो छोटा मोटा कोई एक पॉइंट दे देगा बीच में, उसको फुल्ली टैक्सेबल कर देना, बहुत सिंपल है।
एचआरए डिस्कस करते हैं, फिर स्पेशल अलाउंस। एचआरए, एचआरए का मतलब ये है, कभी भी इसको कंफ्यूज नहीं होना आरएफए के साथ, रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसमें भी घर की बात होती है और इसमें हाउस रेंट अलाउंस में भी घर की बात होती है। तो जो दोनों में डिफरेंस है मेरे भाई ध्यान रखना, एचआरए वर्सेस आरएफए। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, आपको कैश दिया जा रहा है, आपको पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि आरएफ रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपको मकान दिया जा रहा है। यहां पर एम्प्लॉयर कहता भाई देख मेरे पास मकान वकान कुछ नहीं, तू मेरे से पैसे ले जा, तेरा जहां मन है वहां रह। उस केस में आरएफए में जो परक्यूजेट में आएगा उसमें वो ये कहता पैसे वैसे में कुछ नहीं दे रहा, मेरी ही प्रॉपर्टी है वहां जाके रह ले, या फिर मेरे दोस्त की प्रॉपर्टी है वहां जाके रह ले, रेंट फ्री अकोमोडेशन मैं तुझे दे रहा हूं। चलो फर्स्ट बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब क्या है? हाउस रेंट अलाउंस का मतलब है आपको रहने के लिए आपका एम्प्लॉयर कोई अलाउंस दे रहा है, भत्ता दे रहा है बेसिकली। हाउस रेंट अलाउंस जब भी आपको मिलता है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट है, आपको जो भी आपको एचआरए मिला वो लिख लो। दूसरा पॉइंट, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, सैलरी जो भी होगी, सैलरी जो भी होगी, सैलरी एचआरए पर्पज के लिए सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए, डियरनेस अलाउंस कौन सा लेना है, जो सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। डीए दो तरह का होता है, एक रिटायरमेंट पर्पज के लिए, एक दूसरा उसके बाद जो भी बच गया वो नॉन रिटायरमेंट पर्पज के लिए। तो यहां पर जो डीए लेना है, जो रिटायरमेंट पर्पज के लिए डीए है, वो हमें कंसीडर करके चलना है। बाकायदा क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा। कमीशन, कमीशन आपको कब लेना है? अगर वो टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज दे रखा है तब आपको क्या बोलते हैं कमीशन लेना है। ये सैलरी होगी, तो ये सैलरी का हमने आपको मतलब बताया। तो पहला आपको क्या लिखना है? एचआरए रिसीव्ड। दूसरा आपको क्या लिखना है? जो भी आपने रेंट पे किया, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, कहने का मतलब ये है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, बस जो भी फिगर है उसको दूसरे नंबर पर लिख लो। तीसरे नंबर पर, अगर आप दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता में रहते हो, मद्रास भी नाम आ सकता है एग्जाम में, वो कंफ्यूजन देता है, मद्रास दे देगा चेन्नई दे देगा, तो वहां पर आपको 50% ऑफ सैलरी फॉर रेलिवेंट पीरियड लिखना है। अदर सिटीज में 40% ऑफ सैलरी लेना है फॉर रेलिवेंट पीरियड के लिए। तो इन तीनों में से भैया अगर आप दिल्ली मुंबई में रहते हो 50% ऑफ सैलरी ले लेना। सर सैलरी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अदर सिटीज में रहते हो तो चुपचाप सैलरी 40% ले लेना। सर एग्जाम में कुछ ना कहे, दिल्ली मुंबई भी ना कहे और जम्मू कश्मीर भी ना कहे, तेलंगाना भी ना कहे, कुछ ना कहे, चुप रहे तो चुपचाप अदर सिटीज ले लेना, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज है, वो स्पेसिफिक है तो वो खुद बताएगा, नहीं बता रहा तो चुपचाप 40% ले लेना। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, जो भी एचआरए मिला होगा उसमें से माइनस कर दूंगा, इन तीनों में से लोअर जो भी बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर शैल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एचआरए एग्जम्पशन। इन चार फैक्टर में लिख लो, नोट कर लो, ये चार फैक्टर कभी भी चेंज होंगे तो एचआरए में अलग अलग कैलकुलेट करूंगा। जैसे रेंट पेड चेंज हो जाता है, आप मान लो फर्स्ट क्वार्टर में पहले 3 महीने आप 10,000 रुपए रेंट देते थे, उसके अगले 3 महीने आप रेंट बढ़ गया 15,000 हो गया, तो ऑब्वियसली आपको 3 महीने की कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी, उससे आगे की कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी। दूसरा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, पहले आप 50% वाले में रहते थे, 6 महीने आप 40% में, तो ऑब्वियसली फिर 6 महीने की 50% के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा, 6 महीने की 40% के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। एचआरए रिसीट, मान लो 9 महीने आपको एचआरए मिलता था एक्स अमाउंट, मान लो 100 रुपए, अगले 3 महीने आपको एचआरए मिला 150 रुपए, तो 9 महीने की अलग कैलकुलेशन करूंगा, 3 महीने की अलग कैलकुलेशन करूंगा। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, सैलरी ही चेंज हो गई, पहले सैलरी मिलती थी 45,000, मान लो 10 महीने, अगले 2 महीने सैलरी हो गई आपकी 60,000, तो 10 महीने की अलग कैलकुलेशन, 2 महीने की अलग कैलकुलेशन। कहने का मतलब ये है, ये फैक्टर जब जब चेंज होंगे एचआरए में तब तब आप कैलकुलेशन वहीं पर तोड़ दोगे और उससे पहले की कैलकुलेशन अलग, पीछे की कैलकुलेशन अलग। बात समझ आई? यस सर। स्पेशल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस का मतलब क्या है? सर मतलब स्पेशल अलाउंसेस मतलब पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, जो भी मिला सरकार ने आपको लिमिट दे दी भैया, इन तीन में से जो भी लोअर आए मिला में से माइनस कर देना, बाकी टैक्स कर देना। बोला ना पार्टली टैक्सेबल, पूरी तरह टैक्सेबल नहीं, पार्ट टैक्सेबल होगा। बरोबर बरोबर। चलो एचआरए मैंने आपको पढ़ा दिया। दूसरे नंबर पर था स्पेशल अलाउंसेस।
स्पेशल अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं? स्पेशल अलाउंसेस में उसने बोला एग्जम्पशन कितनी मिलेगी भैया, लोअर, एक्चुअल रिसीव्ड और अमाउंट स्पेसिफाइड। मैं आपको ना स्पेसिफिक अमाउंट बता दे रहा हूं, आप इतने तक हो तो मान लेना, अदरवाइज इतने हटा के फिर टैक्स कर देना। कैसे? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपको चिल्ड्रन बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई पैसा मिलता तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चा, मतलब 1200 रुपए एक साल का एक बच्चे के लिए बोला, और बोला 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे, मैक्सिमम 2 बच्चों तक आप एजुकेशन अलाउंस दे सकते हो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। ठीक है सर, इतनी मिनिमम अमाउंट क्यों है भैया? क्योंकि ये एक्ट ही लिखा गया था, ये बहुत पुरानी बातें लिखी गई हैं, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 100 रुपए से बढ़ा के 300 रुपए कर दिया, बाकी सब सेम रखा। 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों तक मिलेगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 3200 रुपए पर मंथ फॉर ब्लाइंड और हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए, बाकी के लिए तो टैक्सेबल होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आप ब्लाइंड हो, हैंडीकैप एम्प्लॉय हो, तो आपको छूट है 3200 पर मंथ तक की। रनिंग अलाउंस, आउट स्टेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय का मतलब क्या है? वो बंदे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, एयरलाइंस, रेलवे, टूरिज्म, बस वगैरह पे काम करते हैं, तो इनको जब भी आप अलाउंस देंगे तो उसमें से 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव, जितनी भी अमाउंट रिसीव हो उसका 70% और 10,000 रुपए पर मंथ, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी होगा वो ले लो, उतनी आपको छूट मिलेगी। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बच गई, मतलब एक्सेस, इसके अलावा आपको एक्सेस अमाउंट मिली थी, तो भाई आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे सर मान लो 1 लाख रुपए मिले थे आपको, रनिंग अलाउंस के नाम का आपको 1 लाख रुपए मिला, 1 लाख रुपए मिल गया सर, तो 70% ऑफ द अलाउंस मतलब सर 70,000 रुपए और 10,000 रुपए पर मंथ, तो 1,20,000 हो गया पूरे साल का। दोनों में से लोअर कौन है सर? 70,000, तो 1 लाख में से 70,000 माइनस कर दो, जो बाकी के 30,000 बच गए उस पर चुपचाप सरकार को टैक्स दे दो। ट्राइबल एरिया शेड्यूल अलाउंस 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से, स्पेसिफिक एरिया हैं, इन एरिया में ट्राइबल अलाउंस दिया जाता है, 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से छूट दी जाती है। एक ये पढ़ लेना अंडरग्राउंड अलाउंस, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपए पर मंथ, जो एम्प्लॉय माइंस में काम करते हैं, माइंस वगैरह में काम करते, उड़ीसा वगैरह में बहुत ही अलाउंस मिलते हैं, तो वहां पर 800 रुपए पर मंथ तक की छूट है आपको, अगर आप माइंस वगैरह में काम करते हैं तो। बाकी एक बार मोटा मोटी एक बार पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है सर। चलिए जी, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए बार बार लेके आ रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहे कि हम पढ़ कहां रहे हैं, चल कहां रहे हैं, क्योंकि ये सैलरी चैप्टर है ही इतना छोटा छोटा, छोटे 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 पॉइंट है इसमें। हम पढ़ रहे थे स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस में पार्ट ए था एग्जम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर मैटर नहीं करता। ये अलाउंस दिखेंगे, मैं सारे के सारे लिमिट दे रखी उतना ही छूट दूंगा, उसके बाद उसको टैक्सेबल कर दूंगा। स्पेशल अलाउंस में दूसरा पार्ट है एग्जम्पशन डिपेंड अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉय, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए होते, जो इससे पहले थे वो पर्सनल पर्पस के थे। सर जैसे बच्चों के लिए खर्चे हैं, ट्रांसपोर्ट उसका खुद का है, रनिंग अलाउंस उसको खुद के लिए, ट्राइबल एरिया उसके खुद के लिए है, बॉर्डर एरिया, अंडरग्राउंड अलाउंस, ये सारे पर्सनल अलाउंस दिए जाते हैं। जबकि अब आप जो पढ़ेंगे ये ऑफिशियल अलाउंस दिए जाते हैं। इसमें जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉइज इररिलेवेंट फॉर द एग्जम्पशन पर्पस, टैक्सेबल कितना हो जाएगा? अलाउंस रिसीव्ड, जितनी भी अमाउंट आपको मिली होगी, अमाउंट यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, आप उस पर्पस के लिए कितना खर्च किया। पहले तो क्या था, पहले वाले में तो सरकार ने बोल दिया भैया 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का ही एग्जम्पशन मिलेगी, इसके बियॉन्ड नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर इन्होंने बोला, जैसे एक लेते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर इन्होंने ये नहीं बोला कि भैया 800 रुपए पर यूनिफॉर्म है इतनी छूट देंगे, नहीं, इन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यूनिफॉर्म 1200 में बन रही है, 1300 में बन रही है, 1400 में बन रही है, जो जितना मोटा होता जाएगा उतना ज्यादा कपड़ा लगेगा, स्टिचिंग के चार्ज उतने बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली। तो जो कह रहा है कि भैया जितना लगा है, अगर मान लो एम्प्लॉयर ने तुम्हें 2,000 रुपए दिए थे, यूनिफॉर्म बनवा ली तुमने 1800 रुपए में, तो चुपचाप 200 रुपए अपने आप टैक्स कर लेना। बात समझ आई? ये हम पढ़ रहे हैं क्या, फिर आ जाते हैं घूम के, हमारा क्या जा रहा है,
पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में एचआरए करवा दिया। स्पेशल अलाउंस में दो पार्ट थे, पहला था कि भैया एक्चुअल फिगर हमें नहीं, मतलब हम देखेंगे कि भैया हमने आपको लिमिट दे दी, आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा, इसके बाद कुछ भी मिला वो टैक्स हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला एक्चुअल मैटर करता है, क्या लिखा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। और यहां पर क्या लिखा होगा, इररेलीवेंट। इररेलीवेंट आप कितना खर्चा कर रहे हो हमें नहीं पता, हम तो चुपचाप आपको 100 200 500 रुपए की छूट देंगे। जबकि इन 8 में ध्यान देना, ये 8 होंगे साहब, 8 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 हैं, 6 हैं। अभी इनका निमोनिक बनवा दूंगा, याद रहेंगे मक्खन की तरह, याद रहेंगे मक्खन की तरह। तो इन ये 6 जब भी आपको मिले, ये 6 जब भी मिले आपको, इनमें जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो हटा देना, बाकी जो भी बच जाए, बचे तो टैक्स कर देना, नहीं बचे तो रहने देना। सर इनका निमोनिक क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। एक एक करके मैं समझा देता हूं 2 मिनट लगा के, उसके बाद इनका निमोनिक बता देंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब क्या है, अलाउंस मिल रहा है आपको कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटी। आप टूर पर हो ऑफिस पर्पज से, या आपकी ड्यूटी ट्रांसफर हुई है, एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफर हुआ है, तो आपको मिला ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रांसफर अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस का मतलब है विद इन द सिटी आपको कहीं ऑफिस पर्पज के लिए भेजा गया है। ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस ड्यूरिंग ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। ऑफिस का काम था यार, एक बार उस वहां जाके क्लाइंट से ये काम करवा लियो, तो आपको कन्वेंस अलाउंस दिया गया है, रिक्शा का भाड़ा, ऑटो का भाड़ा। डेली अलाउंस, डेली के नाम का आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं। अलाउंस ग्रांटेड ऑन टूर फॉर जर्नी इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस। बिटकी, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, इन सब के लिए याद रखना डेली अलाउंस। डेली के जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, रोजमर्रा, जैसे मैं घर से निकलता हूं तो मेरे घर वाले मुझे डेली 100 रुपए देते हैं कि ये ले आज का खर्चा तेरे लिए, इस 100 से ज्यादा तुझे खर्च करना ही नहीं है, तो एम्प्लॉय को भी डेली भत्ता मिलता है। हेल्पर अलाउंस, आपको कोई हेल्पर प्रोवाइड किया गया, उसके लिए आपको खर्चा दिया जा रहा है। Any allowance to meet expenditure on a helper where such helper is engaged in the official duty. Academic research allowance, academic या फिर research allowance। academic मतलब आपकी पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए कई बार ट्रेनिंग करवाई जाती है एम्प्लॉय की, ERP सिखा दिया, मार्क सिखा दिया, टैली सिखा दिया, उसके लिए आपको अलाउंस दिए गए हैं। Any allowance by whatever name card granted for encouraging the academic research or training personal pursuit। ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस, ये मैंने आपको बता ही दिया कि यूनिफॉर्म के लिए जो दिया गया है पैसा, आके भैया यूनिफॉर्म सिलवा लो। तो इनके लिए एक छोटा सा निमोनिक है, दिल्ली में बसें चलती हैं डीटीसी की, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, डीटीसी। चलो जी, डीटीसी, ठीक है, डीटीसी। डीटीसी के ड्राइवर को आप यूनिफॉर्म बनवा दो और उसकी कुछ पढ़ाई करवा दो। या फिर कह सकते हो डीटीसी के हेल्पर को, डीटीसी के जो हेल्पर मतलब कंडक्टर को, डीटीसी के हेल्पर को, कंडक्टर को आप थोड़ी शिक्षा दे दो, उसकी एकेडमिक करवा दो और उसके यूनिफॉर्म सिलवा दो, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलो फटाफट आ जाओ जी। उसके बाद ये नॉट सो इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर मोटा मोटा देख लेना, नजर घुमा देना। चलो अलाउंसेस हुए आपके खत्म, अब बारी आई परक्विजिट की। अलाउंसेस मैंने कहा था, अलाउंसेस तो बहुत छोटे हैं सर, हमें तो लगा था पता नहीं कितने बड़े अलाउंसेस है। देखो फुल्ली टैक्सेबल जो मेन था यही था, ये भी यहाँ लिखे हुए थे। एचआरए था, स्पेशल अलाउंस था। स्पेशल अलाउंस में मैंने 2 पढ़ा दिए, एक जहां पर लिमिट दी गई है और दूसरा जहां पर लिमिट नहीं दी गई है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर मैटर करेगा। चलो परक्विजिट, परक्विजिट का मतलब क्या है, परक्विजिट कैश में भी हो सकती, काइंड में भी हो सकती, तो ये ना ध्यान रखा जाए कि कैश में नहीं हो सकती, काइंड में नहीं हो सकती। इट कैन बी प्रोवाइडेड इन कैश और काइंड, ये दोनों में आ सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। ठीक है सर। कैजुअल अमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट्स अटैच टू द ऑफिस पोजीशन इन एडिशन टू द सैलरी, सैलरी के अलावा आपको कुछ भी दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड परक्विजिट। सर कैसे पहचानेंगे, अभी आ जाओ। एक एक करके एक एक परक्विजिट को लेंगे, ये सारी चीजें आपको देखनी है। चलो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी, अगर आप ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं दैट मींस वो परक्विजिट है, अदरवाइज वो अलाउंसेस में चला जाएगा।
गिवन बाय द एम्प्लॉयर इफ रिसीव फ्रॉम द अदर पर्सन टैक्सेबल पीजीपी, ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉयर अगर आपको देगा तो ही मानेंगे। गिवन ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्विस, उस आपकी सर्विस से वो रिलेटेड होनी चाहिए। परक्विजिट मे बी गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, फैमिली मेंबर, हाउस होल्ड, उसकी फैमिली मेंबर के लिए या एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए भी दे सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, एक एक करके सारे के सारे। फैमिली का मतलब क्या है चुपचाप देख लेना, हालांकि फैमिली का मतलब मैंने हर परक्विजिट के साथ आपको दे रखा है। छोटी छोटी परक्विजिट्स हैं, फटाफट खत्म कर देते, जैसे अलाउंसेस खत्म किए थे, परक्विजिट खत्म कर देंगे। परक्विजिट के बाद क्या पढ़ेंगे, डिडक्शन पढ़ेंगे, फिर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट, और ये चैप्टर अपना दम तोड़ देगा। अभी तक हमें कितना टाइम हो गया सर, हमें तो आधा घंटा हो गया। चलो बहुत बढ़िया चैप्टर थोड़ा सा लंबा जा सकता है अदर क्लासेस से। पहली परक्विजिट फ्री एजुकेशन, अगर आपको फ्री एजुकेशन दी जा रही है, अगर एम्प्लॉय को दी जा रही है ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को एजुकेशन का मतलब भैया सैप चलाना सिखवाओ इसको, वो रिलेटेड टू ऑफिस है, सैप चलाना सिखाओ जी इसको, कोई टैक्स नहीं होगा, सारे एम्प्लॉयज के लिए छूट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एजुकेशन फैसिलिटी उसके फैमिली मेंबर्स को दी जा रही है, ट्यूशन फीस रिम्बर्स, पेमेंट की जा रही है, रिम्बर्स की जा रही है, तो फुल्ली टैक्सेबल, नो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल। दैट मींस मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा ये ले पैसे और जाके अपने बच्चे को पढ़ा ले, अपने फैमिली मेंबर को पढ़ा ले, बच्चे को नहीं फैमिली मेंबर को, अपने भाई को पढ़ा ले, अपनी बहन को पढ़ा ले, ऐसे करके पढ़ा ले, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉई, अगर एजुकेशन, इफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय, मेरा खुद का है, मेरा खुद का है। देखो अगर मैंने एम्प्लॉय को बोला, पहले केस में मैंने एम्प्लॉय को बोला मैं ट्रेनिंग दे देता हूं, तेरे को सैप चलाने सिखा देता हूं, बोला ठीक है जी कोई बात नहीं, नॉट टैक्सेबल। वो बोला जी मेरा भाई बेरोजगार है, मेरा खुद का ही इंस्टीट्यूट है, टैली का इंस्टीट्यूट, बोला ठीक है सिखा देता हूं। अरे एजुकेशन फैसिलिटी किसको दी, फैमिली मेंबर को, फुल्ली टैक्सेबल, पेमेंट किया या रिम्बर्समेंट किया, ट्यूशन फीस, कहा जाके बाहर सिखवा दे, ले तेरे को रिम्बर्समेंट कर देता हूं। एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज, तो अगर वो इंस्टीट्यूट मेरा खुद का है तो उस केस में रीजनेबल कॉस्ट जो भी उस एरिया में नियर बाय होगी, नियर बाय लोकेलिटी में, वो लूंगा, एग्जेम्पशन दे दूंगा 1000 रुपए पर चाइल्ड की, पर मंथ की। एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिला फुल्ली टैक्सेबल, उसके परिवार में किसी को मिला, सॉरी एम्प्लॉय को मिला फुल्ली एग्जेम्प्ट नॉट टैक्सेबल, अगर उसके परिवार में किसी को मिला सर फुल्ली टैक्सेबल, और अगर उसके बच्चे को मिली एजुकेशन फैसिलिटी, भैया जैसे बिरला ग्रुप है तो बिरला ग्रुप के खुद के ही स्कूल है, खुद के ही स्कूल है, तो अगर उसके बच्चे को वो दे रहा है, अपने एम्प्लॉइज के बच्चे को वो एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है, तो कह रहा है रीजनेबल कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन टैक्सेबल। रीजनेबल कॉस्ट का मतलब देख लो उस एरिया में दूसरे स्कूल क्या फीस ले रहे हैं, उसमें से एग्जेम्पशन दे दो 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, एन नंबर ऑफ बच्चे, आपके चाहे 100 बच्चे हो, इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं लगाई। एजुकेशन अलाउंस जो आपको मिला था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, वहां पे 2 बच्चों की लिमिट उन्होंने लगा रखी थी। इफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन टैक्सेबल इन ऑल केसेस, फिर 1000 रुपए की छूट नहीं मिलेगी, आपका खुद का है तभी आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज आपको छूट इसकी नहीं दी जाएगी। मॉनेटरी परक्विजिट इन एजुकेशन फैसिलिटी टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय एक्चुअली पेड, भैया अगर आपने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया, पैसा 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 दे दिया, यहां पे क्या था सर, पेमेंट तो यहां पर भी हो रही है, नहीं यहां पर क्या था कि उसको एजुकेशन फैसिलिटी दी, कहीं और ले जाकर दे दो बच्चे को या उसके फैमिली मेंबर को, यहां पर क्या था उसका खुद का ही स्कूल था, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर पैसा दिया, मॉनेटरी परक्विजिट इन एजुकेशन फैसिलिटी टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय, अमाउंट एक्चुअली पेड, जो भी आप उसको एक्चुअली अमाउंट पेड करोगे वो हम टैक्सेबल कर देंगे। स्कॉलरशिप गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू चिल्ड्रन टू इट्स एम्प्लॉय नॉट ए परक्विजिट, अगर कोई स्कॉलरशिप दे रहा है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट लगा लेना, अगर कोई स्कॉलरशिप दी जा रही है एम्प्लॉयर ने बच्चों को, एम्प्लॉय के बच्चों को, तो वो परक्विजिट नहीं होगी, स्कॉलरशिप की बात। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो उसके बाद आ गया रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन आरएफए, आरएफए का मतलब क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। एम्प्लॉयर कह रहा है सर मैं आपको पैसे वैसे नहीं दे सकता, मैं आपको क्या दे सकता हूं, फटाफट बोलो, मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपको मकान दे सकता हूं,
दैट मीन्स परक्विजिट, पर्क बोलते हैं इनको शॉर्ट में, पर्क बोलते हैं, पर्क। तो मैं आपको मकान दे सकता हूं, मैं पैसे नहीं दूंगा, चलो मकान दे दो। अब मकान भी दो तरीके से दिया जा सकता है, हाँ सर दो तरीके से दिया जा सकता है, एक फर्निश दिया जा सकता है, एक अनफर्निश दिया जा सकता है। सर फर्निश का मतलब क्या है? फर्निश का मतलब है कि आपको साथ में मेज, कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह सारी चीजें दी गई हैं। अनफर्निश का मतलब खाली चार दीवारें दे दी गई, सामान अपना खुद से भर लेना। चलो जी, सबसे पहले अनफर्निश्ड की बात कर लेते हैं, अनफर्निश्ड की बात कर लेते हैं जी सर। अगर आपको घर मिला सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, तो लाइसेंस फीस होती है इस केस में, तो जो भी लाइसेंस फीस होगी वो आपकी परक्विजिट मानी जाएगी। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में, अगर अगर वो अकोमोडेशन ओन्ड खुद की है एम्प्लॉयर की, अकोमोडेशन खुद की बिल्डिंग थी, गोदरेज फॉर एग्जांपल, गोदरेज के जहां भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनके पीछे ही उनके फ्लैट होते हैं, जहां भी फैक्ट्री वगैरह में लोग काम करते हैं उसके 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर वो लोग फ्लैट्स बना देते हैं। गोदरेज, टाटा, टाटा भी यही करती है, टाटा अपने एम्प्लॉइज के लिए बिल्डिंगें बना देती है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो उस केस में वो कह रहा है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अनफर्निश्ड मकान दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, और वो जो अकोमोडेशन है, वो जो बिल्डिंग है टाटा की, गोदरेज की, वो खुद की है। तो चेक कर लेना उस एरिया की पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन मेरी 10 लाख तक की है तो 7.5% ऑफ सैलरी, जो भी सैलरी होगी उसका 7.5% परक्विजिट की वैल्यू मानी जाएगी, वो टैक्स कर देना। पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी को परक्विजिट मान के टैक्स कर देना। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी बात, अगर अकोमोडेशन उसने हायर की है, मतलब एम्प्लॉयर के खुद के मकान नहीं है, उसने भी किसी से किराए पे लेके आपको दे दी रहने के लिए, तो उस केस में क्या करना है? अकोमोडेशन टेकन ऑन रेंट लीज, तो लोअर ऑफ 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, और एक्चुअल कॉस्ट जितना भी एम्प्लॉयर उसको रेंट पे करता होगा उतना, या आपकी सैलरी का मतलब एम्प्लॉय की सैलरी का 15%, दोनों में जो भी कम होगा वो परक्विजिट माना जाएगा। अगर आपको अकोमोडेशन दी गई है होटल में, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो आपके साथ पता है क्या करता है? वो बोल देगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, होटल में दी गई है, क्या होटल की फैसिलिटी दी गई, तो 15 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। इफ अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड लेस देन और इक्वल टू 15 डेज ऑन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, होटल में कोई फैसिलिटी दी गई है तो नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा है तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल होटल चार्जेस, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर टैक्सेबल होगा। सर रेट्स कैसे याद करें भैया? बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, 7.5, 10, 15, 15, 24, रेट बढ़ता ही चला गया। ठीक है, ठीक है सर। चलो आरएफए में सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए, रिटायरमेंट पर्पज वाला, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस जो टैक्सेबल अलाउंसेस है वो लेना है, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस यहां मत ले लेना, या फिर कुछ पार्टली टैक्स एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्पशन पार्ट उनका मत लेना। अदर मॉनेटरी इनकम एक्सेप्ट परक्विजिट, अगर आपको उसके अलावा कोई और मॉनेटरी इनकम मिल रही है परक्विजिट को छोड़ के, तो फिर वो भी ले लेना, सैलरी में इंक्लूड कर लेना। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट टू प्लेस, भैया बेंगलोर में एम्प्लॉय था, उन्होंने ब्रांच गुड़गांव में ट्रांसफर कर दिया, लेट्स से एयरटेल में कोई एम्प्लॉय बेंगलोर में था, उन्होंने कहा भैया तुम उधर चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, उसको वहां भी फ्लैट दे रखा था, वहां भी फ्लैट दे रखा था, तो वो ये कह रहा है ठीक है यार तेरे को 2 प्रोवाइड कर दिए, तो शुरू के 90 दिन 3 महीने तक, कई बार क्या होता है ना एम्प्लॉय को वहां भी फ्लैट मिल जाता है, वहां भी फ्लैट मिल जाता है, दोनों जगह मिला रहता है, तो इस केस में शुरू के 90 दिन 3 महीने तक जो भी उनमें से लोअर होगा उसकी परक्विजिट मान कैलकुलेशन करेंगे, लोअर की परक्विजिट टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। और उसके बाद 90 दिन के बाद आफ्टर 90 डेज बोथ ऑफ द अकोमोडेशन हम टैक्सेबल कर देंगे, मतलब 90 दिन तक कहा कोई दिक्कत नहीं, हम गलती मानते हैं, लेकिन 90 दिन के बाद हम कोई छूट नहीं देंगे और आपकी दोनों अकोमोडेशन एज ए परक्विजिट मान के आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे सर? अनफर्निश्ड की पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे फर्निश्ड मकान की, साथ में आपको सोफा, फर्नीचर, कूलर, एसी, फ्रिज, बेड, सारी चीजें मिली। तो इस केस में क्या करना है? वैल्यू शैल बी डन इफ द एम्प्लॉयर अनफर्निश्ड, भैया एक काम करो, उस घर को सबसे पहले मानो वो आप आंखें बंद करके ये खाली मकान है, उसकी कैलकुलेशन कर लो। कैसे करोगे सर? ये तरीके रहे अनफर्निश्ड के लिए, तो निकाल लिया,
अब रह गया फर्नीचर की वैल्यू निकालनी है। अगर फर्नीचर उसका खुद का है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, ठीक है। और अगर उसने रेंट पे ले रखा हो फर्नीचर, तो जो भी एम्प्लॉयर रेंट पे करता होगा उस फर्नीचर का, तो वो ऐड कर देना अनफर्निश्ड घर की वैल्यू में। तो आपका फर्निश्ड घर की वैल्यू आ जाएगी परक्विजिट वैल्यू, और वैसे उसको टैक्स कर देंगे। रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइड टू जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन मिनिस्टर, चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, नॉट टैक्सेबल। ये ध्यान देना, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, इस टाइम पे कांग्रेस है तो इस पॉइंट को जरा ध्यान रखना, नॉट टैक्सेबल है। अगर कांग्रेस के राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, खड़गे जी को, किसी को भी अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, नॉट टैक्सेबल। रेंट फ्री अकोमोडेशन, लेकिन 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 सर, हाँ, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप भी तो होना चाहिए, तभी तो सैलरी हेड में आएगा। परफेक्ट। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू ए रिमोट एरिया, माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन। सर ये कैसे, यहां पे कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट। अरे भैया कई बार ना जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे मान लो किसी सरकारी कंपनी में राहुल गांधी एम्प्लॉय है, लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी तो है, समझा? ठीक है। अब इस टाइम पे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, वो संबित पात्रा है, जैसे वो किसी गवर्नमेंट कंपनी में वो डायरेक्टर की पोस्ट पर है, अगर वो एम्प्लॉय है वहां पर तो वो आ सकता था, लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, इसलिए वो एग्जाम्पल सूट नहीं करता था यहाँ पर। रेंट फ्री अकोमोडेशन हाउसेज प्रोवाइडेड इन द रिमोट एरिया, माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन वाले एरिया में, नॉट टैक्सेबल। अगर आरएफए की फैसिलिटी दी जाती है रिमोट एरियाज में, या फिर जहां पर माइनिंग का काम होता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होता है। चलो जी, परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं, हॉस्पिटल वगैरह में आपका इलाज करवाया जा रहा है, आपकी फैमिली का इलाज करवाया जा रहा है, तो उस केस में ये हॉस्पिटल में अगर आप करवाते हो तो फ्री है। हॉस्पिटल ये कौन कौन से हैं भैया? एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है। फॉर एग्जांपल टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है मुंबई में खुद का, अगर उसके एम्प्लॉयज का वहां पर इलाज होता है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल, कोई टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते हो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अप्रूव्ड हॉस्पिटल मतलब कोई प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पीसीसी, सीसी, अगर ये लोगों ने कोई हॉस्पिटल अप्रूव कर रखे हैं स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, अब हो सकता है यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या एम्प्लॉयर का भी हॉस्पिटल ना हो, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड डिजीज है, तो अगर इन्होंने पीसीसी, ये गवर्नमेंट के इनकम टैक्स के पद है, पोस्ट है, अगर इन लोगों ने ये अप्रूव कर रखे भैया इस हॉस्पिटल में जाके आप करा सकते हो, तो वो भी छूट है। एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 नोटिफाइड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई इलनेस नोटिफाई कर रखी है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। एनी अदर फैसिलिटी, फैमिली डॉक्टर से इलाज कराया, फुल्ली टैक्सेबल, वो परक्विजिट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी, ये तो थी साहब इंडिया में, ये तो थी इंडिया में। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो, मेडिकल फैसिलिटी अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो, तो अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया से बाहर लेते हो तो ध्यान रखना, जब आप जाओगे ट्रांसपोर्ट में एक बात लिखी गई है, बाकी वहां जाके रहने का और वहां जाके इलाज कराने का जितना आरबीआई परमिट करेगा उतनी छूट है आपका और आपके साथ में एक अटेंडेंट का। अब मरीज अकेला तो नहीं जा सकता, उसके साथ एक अटेंडेंट तो चाहिए, तो उसका भी। लेकिन आने जाने का तब ही एग्जेम्प्ट है अगर आपकी जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक की है, तो ही एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एग्जेम्प्ट ओनली इफ जीटीआई ऑफ द एम्प्लॉय कंप्यूटेड बिफोर इंक्लूडिंग सच एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए। कॉस्ट ऑन ट्रेवल इंक्लूडिंग वन अटेंडेंट, ट्रेवल के लिए तभी छूट है, बाकी आप ट्रीटमेंट कराओ अब्रॉड में जाके या स्टे करो वहां पर, तो एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट आरबीआई जितना परमिट करती है। हालांकि इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ध्यान से देखोगे तो इस वाले पॉइंट की, अगर आपकी जीटीआई 2 लाख रुपए तक की है, समझना ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक की, अरे 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लगता साहब, तो कैलकुलेशन कोई करेगा क्यों? हेलो, चलो जी सर, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, खर्चा ही मान लो करोड़ों में चला गया तो। फैमिली का मतलब क्या है साहब? मेडिकल फैसिलिटी के लिए स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, डिपेंडेंट भी चले, डिपेंडेंट होने चाहिए। चलो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर इन अप्रूव्ड
IRDA नॉट टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी में बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, फैमिली का मतलब तो बता ही दिया था, 2 बार लिख दिया गया। हाँ जी सर। फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑलवेज टैक्सेबल, ये मैंने पहले ही बताया था, ऑलवेज टैक्सेबल। अलाउंसेस में जाके फुल्ली टैक्सेबल में मेडिकल अलाउंस लिखा था, चौथा या पांचवा पॉइंट, दवा दारू का खर्चा जो मैंने बताया था वो ऑलवेज टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन, आपके एम्प्लॉयर ने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, फैसिलिटी है, परक्विजिट है, ठीक है सर, आपको लोन दे दिया, मार्केट में रेट चल रहा था 8% पर, एम्प्लॉयर बोला ले जा 6% पर मुझसे ले जा, तो जो 2% का घाटा चल रहा है वो आप टैक्स करेंगे परक्विजिट मानकर एम्प्लॉय के हाथ में। सर कैसे टैक्स करेंगे? सर एसबीआई का रेट ले लेना, एसबीआई के रेट से कंपेयर करना कि भैया मार्केट में तो लेना बैंक, देना बैंक, यस बैंक, फलाना बैंक, ढिमकाना बैंक, दुनिया भर के बैंक है, एसबीआई का उस साल के पहले दिन का रेट लेना और उसको जो भी रेट पर इंटरेस्ट दिया उससे कंपेयर कराना, दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है मतलब कम रेट पर एम्प्लॉय को लोन दिया तो आप परक्विजिट डिफरेंस मानकर ले लेना। सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द मंथ, अगर आपका है एंड ऑफ द मंथ, जो भी आपका मैक्सिमम बैलेंस होगा उस महीने में, उसकी कैलकुलेशन से आप जो डिफरेंशियल रेट है वो मल्टीप्लाई कर देना, आपका चुपचाप निकल कर आ जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट? फाइंड आउट द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फाइंड आउट द डिफरेंशियल इंटरेस्ट फॉर ईच मंथ ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सर ये लास्ट डे का नहीं, पूरे साल में लास्ट डे, सॉरी पूरे महीने में लास्ट डे मुझे बैठ के ये देखना है महीने के किस दिन सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, लास्ट डे पर जाकर देखूंगा। Differential interest rate on each month outstanding amount, SBI rate on first day of the relevant previous year, concessional rate given by the, मान लो SBI का रेट 8% था, कंसेशनल रेट 6% है, तो 2% का जो भी अमाउंट होगा, रेट होगा, उसको अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट कौन सी लेनी है? महीने जैसे ही होगा, महीने के खत्म होगा उस दिन देखूंगा महीने के किस दिन सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, मल्टीप्लाई करवा दूंगा, आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, अगर बाई चांस मान लो 20,000 रुपए तक का लोन दिया गया है तो वो कह रहा है छुटपुट है, कोई बात नहीं, फिर मत करना, चाहे कितने भी परसेंट पर दे दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कोई स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, कैंसर वगैरह के लिए दिया गया, सरकार कहती है चल छोड़ यार, अच्छे काम के लिए दिया गया, किसी का इलाज हो जाएगा, ठीक है सर। तो इन चीजों के लिए अगर आप एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पर लोन दिया है तो वो हम टैक्स नहीं करेंगे, ठीक है जी, ठीक है सर। लोन गिवन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया तो 20%, जो 10% की वोटिंग पावर कर रखते हैं, तो 222E में, 222E में वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा, ठीक है सर। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस, सॉरी ट्रैवलिंग टूरिंग अकोमोडेशन, ट्रैवल के लिए आपको भेजा जा रहा है, जाओ जी घूम कर आओ, घूम कर आओ, घूम कर आओ, घूम कर आओ, हाँ जी। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू यूनिफॉर्मली ऑल एम्प्लॉइज, अगर सबको ही, सारे एम्प्लॉइज को दी गई तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी लगा, नॉट यूनिफॉर्मली, सबको नहीं दी गई, कुछ कुछ एम्प्लॉइज को दिया गया। एक्चुअल वैल्यू ऑफर्ड टू पब्लिक, कहने का मतलब ये है कि बाई चांस मान लो आपका खुद का ही बस की सर्विस है, प्लेन की सर्विस हो, आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रैवलिंग करवा रहे हो, टूर करवा रहे हो, अकोमोडेशन भी दे रहे हो वहां जाने के बाद, तो जो पब्लिक को ऑफर मिल देते हो, एक्चुअल वैल्यू ऑफर्ड टू पब्लिक बाय अदर एजेंसीज, मान लो अभी एयर इंडिया अपने एम्प्लॉइज को दे रही, विस्तारा अपने एम्प्लॉइज को दे रही कि जाओ चेन्नई घूम के आओ, अदर एजेंसीज का मतलब है फिर विस्तारा को मैं कंपेयर करूंगा किससे? गो एयर से, या इंडियन एयरलाइंस, कोई भी और एयरलाइंस ले लो, क्या बोलते हैं अपना ये, स्पाइस जेट से कंपेयर करवा लो, ठीक है सर। एम्प्लॉय इज ऑन ऑफिशियल टूर एंड ही टेक हिज फैमिली मेंबर, अरे भैया तो फैमिली मेंबर का जो भी खर्चा लगा वो हम ऐड कर देंगे। एनी ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड ऑन ए वेकेशन, भैया 5 दिन का था, 7 दिन का टूर कर दिया, तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा थे, एक्सटेंडेड पीरियड का जो भी खर्चा लगा वो माना जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन, छुट्टियां मिलती हैं, सरकार आपको छुट्टियां देती है, बोले जाओ और घूम कर आओ। अगर आपको एयर से भेजा है तो इकोनॉमी क्लास
इकोनॉमी क्लास ले लेना, इकोनॉमी क्लास के टिकट तक का एग्जाम्प्ट है, रेल से भेजा है तो फर्स्ट एसी क्लास तक की एग्जाम्प्ट है। उसके बाद अगर बाई चांस मान लो रेल वगैरह कनेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, इफ रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट क्लास डिलक्स एसी बस का शॉर्टेस्ट रूट से, अगर वो भी नहीं करता तो फर्स्ट एसी क्लास रेल बाय शॉर्टेस्ट रूट, फर्स्ट एसी क्लास का इफ रेल कनेक्शन एग्जिस्ट, अगर वहां पर रेल कनेक्शन एग्जिस्ट है और वहां पर आपको भेजा जा रहा है, आपको मतलब एम्प्लॉय को भेजा जा रहा है, तो जो फर्स्ट एसी क्लास का फेयर होगा शॉर्टेस्ट रूट से उतना आपको अलाउड है, उसके बाद अगर आपको मिला तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर इकोनॉमी क्लास का, हाँ अगर आपको बिजनेस क्लास का मिला तो डिफरेंशिएट टैक्सेबल हो जाएगा। फर्स्ट क्लास का मिला तो सर एसी फर्स्ट क्लास से भी ऊपर कोई क्लास होती है, हाँ महाराजा वगैरह में कई की लाखों की, महाराजा एक ट्रेन है, महारानी एक ट्रेन है, तो इनमें कई की लाखों की टिकट होती है, तो उन टिकटों की बात नहीं हो रही, वो कह रहा है फर्स्ट एसी क्लास तक का छूट दे रहे हैं हम। एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर गोइंग एनीवेयर इन इंडिया अलोंग विद फैमिली, सिर्फ इंडिया में जाओगे तभी मिलेगा। दूसरी बात, आपको सिर्फ आने जाने का मिलेगा, वहां जाके टैक्सी की, रहना खाना पीना सब टैक्सेबल कर दिया जाएगा। एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर बस फेयर, रेल फेयर, एयर फेयर, नो एग्जम्पशन ऑफ टैक्सी चार्जेस, लॉजिंग चार्जेस, बोर्डिंग एक्सपेंस इज अवेलेबल। ठीक है, तो इनका आपको नहीं मिलेगा, नो एग्जम्पशन, कोई छूट नहीं मिलेगी। exemption is based on the actual expenditure, no exemption without performing any journey, आपको जर्नी करनी ही पड़ेगी तभी आपको छूट मिलेगी। सर ये क्या लिखा है बीच में, छूट किसको मिलेगी, स्पाउस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने, मैक्सिमम 2 बच्चे, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट होने चाहिए तभी मिलेगी। ठीक है सर, बच्चे 2 ही, हाँ अगर 1 अक्टूबर 1998 के बाद किसी का जन्म हुआ है तो, 1 अक्टूबर 1998 से पहले मान लो आपके 8 बच्चे हैं तो 8 बच्चों को एलटीसी क्लेम कर सकते हो। सर 1 अक्टूबर 1998 मतलब इस साल में ये कानून आया था तो इसीलिए उन्होंने वो डेट लिखी वहां पर, तो उसके बाद 1 अक्टूबर 1998 के बाद 2 बच्चों तक, उससे पहले अनलिमिटेड बच्चे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सर कुछ ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट है, हाँ 4 साल में आपको 2 बार ये डिडक्शन, क्या बोलते हैं, प्रिक्विजिट की बेनिफिट मिलता है, 4 साल में 2 बार आप एलटीसी क्लेम कर सकते हो, लीव ट्रेवल कंसेशन क्लेम कर सकते हो। सर मान लो मैंने क्लेम नहीं किया तो एक आपको कैरी फॉरवर्ड का भी ऑप्शन मिलता है, आप अगले ब्लॉक में उसको कैरी फॉरवर्ड कर ले सकते हो। ओनली 2 जर्नीज इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर इज एग्जेम्प्ट, द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर, आपका जो करंट का ब्लॉक है वो 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए 2022 से लेके 2025 तक अलाउड है। इससे पहले का जो ब्लॉक था वो 2018 से लेके 21 तक का ब्लॉक था। ठीक है, ठीक है सर, कैरी फॉरवर्ड, हाँ जी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ओनली वन, एक को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ब्लॉक में। एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है, अगर समझना है तो आप आराम से वीडियो पॉज करके यहीं पर आप कैरी फॉरवर्ड भी समझ सकते हो। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट वाउचर और टोकन, गिफ्ट वाउचर और टोकन, गिफ्ट अगर आपको कैश में मिला तो फुल्ली टैक्सेबल, काइंड में मिला तो 5000 तक छूट है, उसके बाद टैक्सेबल। इसके 2 प्रोस्पेक्टिव माने जाते हैं, अल्टरनेटिव कहा जाता है कि भैया कई केसेस में कहा जाता है कि 5000 माइनस कर दो, कई केसेस में कहा जाता है मान लो गिफ्ट 8000 का है तो 8000 का 8000 टैक्स कर दो, और दूसरा अल्टरनेटिव ये है 8000 माइनस 5000 3000 ही टैक्स करो। आईसीआई दोनों अल्टरनेटिव करके चलता है। ठीक है, आईसीआई दोनों तो नहीं करके चलता, इसका आईसीआई करके चलता है, एक सेकंड, हाँ जी आईसीआई करके चलता है, 5000 माइनस करवाता है आईसीआई, ये वाला अल्टरनेटिव लेके चलता है आईसीआई इसका। ठीक है जी, ठीक है सर। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन मोबाइल बिल्स, परक्विजिट माना जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा, लेकिन यूपीएससी का कोई चेयरमैन मेंबर्स है 1500 रुपए तक की छूट है। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट है तो एक्चुअल कॉस्ट, टोटल सैलरी पेड टू एम्प्लॉयर रिकवर किया तो वो बाकी जो भी बचा वो टैक्स कर दिया जाएगा। फ्री लंच टिफिन फूड दिया जा रहा है, चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे डिनर हो चाहे कुछ भी हो, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स दिया जा रहा है। सुनो जी, टी स्नैक्स दिए गए ड्यूरिंग परक्विजिट आवर्स, परक्विजिट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, लेकिन आपको मील प्रोवाइड कर दी ऑफिस में। बहुत से ऐसे ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट है, जब आप सीए बन जाओगे उसके बाद देखोगे बहुत से कॉर्पोरेट में पूरी की पूरी मील दी जाती है, लंच भी दिया जाता है, डिनर भी दिया जाता है, तो वो कह रहे कोई बात नहीं
अगर आपको 70 रुपए की प्लेट पर मील पड़ रहा है तो उसमें से 50 रुपए माइनस कर देना, और बाई चांस मान लो 5-10 रुपए एम्प्लॉय से ले रहे हो पर मील तो वो भी माइनस कर देना, जो भी बचे वो टैक्सेबल कर देना। एम्प्लॉयर को कॉस्ट आई 70 रुपए की, 50 रुपए गवर्नमेंट कह रही है हमारी तरफ से छूट है, 5 रुपए पर प्लेट आप ले रहे हो वो माइनस। कई जगह आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिस में 5 रुपए में थाली मिलती, तो वो यही है, अगर एक्चुअल अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय 5 रुपए रिकवर किए थे हटा दो, बाकी जो भी बचेगा वो टैक्सेबल। फूड नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरेज प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन परक्विजिट नहीं है, नॉट ए परक्विजिट इफ प्रोवाइडेड इन वर्किंग आवर्स। अगर आप मील प्रोवाइड करते हो रिमोट एरिया में या ऑफशोर इंस्टॉलेशन में, समुद्र में कहीं बाई चांस गैस का काम चल रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो वहां पर परक्विजिट नहीं मानी जाएगी। एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल आप समझ सकते हैं। बाई चांस नंबर ऑफ डेज आपको ना दे, क्वेश्चन में डे नहीं दे रहा, वो कह रहा एक साल में 800 मील प्रोवाइड कर दी, 600 मील प्रोवाइड कर दी, तो नंबर ऑफ डेज उसमें मान के चलना 300, जो ICAI मान के चलता है, 365 मत मान लेना। वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग ओवर टाइम और वर्किंग ऑन हॉलीडे, अगर आप हॉलीडे पर भी काम कर रहे हो तो वो भी आपका वर्किंग आवर्स इंक्लूड होगा। क्रेडिट कार्ड दे रखा है एम्प्लॉय को, ये लो भैया हम तुम पर मेहरबान हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करो। पर्सनल पर्पस के लिए किया तो फुल्ली टैक्सेबल, ऑफिस पर्पस के लिए किया तो जितना ऑफिस के लिए किया उतना माइनस कर दो, बाकी के पे टैक्स लगा देंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऑफिशियल पर्पस लेस कर दो, अमाउंट रिकवर, क्रेडिट कार्ड दे के 10,000 रुपए पर मंथ मुझे वापस दे दिया करो, इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे। क्लब एक्सपेंडिचर, क्लब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कोई क्लब की मेंबरशिप देखो, वो ये नाचने कूदने वाला क्लब नहीं है, ये क्लब उनकी बात चल रही है, जैसे मान लो पोलो का क्लब है, पोलो वगैरह खेलते हैं उसका क्लब है, अगर उसकी इनिशियल मेंबरशिप फीस गई है, अगर उसकी इनिशियल मेंबरशिप फीस गई है तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। ऑफिस पर्पस के लिए अगर उसको यूज किया गया है तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन अगर बाद में मंथली फीस दी जा रही है तो वो एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर जो भी होगा वो टैक्स कर दिया जाएगा। एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू हेल्थ क्लब स्पोर्ट फैसिलिटी वो परक्विजिट नहीं मानेंगे। फ्री कंसेशनल टिकट, फ्री कंसेशनल टिकट अगर एम्प्लॉयर ही पैसेंजर गुड्स वगैरह भेजता है, एम्प्लॉयर ही, और एम्प्लॉय को ये बेनिफिट दे रहा है, तो जो दूसरी पब्लिक से लेता है, वही एग्जांपल जो मैंने दिया था, मान लो अलास्का एयरलाइंस अपने एम्प्लॉयज को भेज रही है या उनको कुछ सामान भेज रही है, तो जो नॉर्मल पब्लिक से चार्ज लेगी वो उनके हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, मूवेबल एसेट का यूज कर रहे हो आप, अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो नील, अदर मूवेबल एसेट तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, या फिर अगर एम्प्लॉयर ने भी हायर पर लेकर, रेंट पर लेकर आपको दे रखी यूज करने के लिए और आप उसका बड़े धड़ल्ले से यूज करते हो, जैसे मोबाइल फोन दे दिया, मूवेबल है, आपको यूज करने के लिए दे रखा, लो जी जाके यूज कर लेना इस चीज को, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में टैक्सेबिलिटी निकल कर आएगी। चलो जी, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स एट डिस्काउंटेड नॉमिनल प्राइस, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर यूज करने के लिए नहीं बोला, सेल, ट्रांसफर सेल के लिए बोला है। अगर आप मूवेबल एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने एम्प्लॉय को बेच दिया तो क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट जो भी आई थी उसमें से जो भी साल कंप्लीट होते गए WDV 50% हर साल का, ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज माइनस करते चला जाओ, जो भी बचेगा वो आपका परक्विजिट मान लिया जाएगा। मोटर कार बेच दी 20%, एनी अदर एसेट 10%, लेकिन कंप्यूटर में 50% WDV कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें भी WDV लगेगा, लेकिन एनी अदर एसेट्स में SLM लगेगा। ट्रांसफर, सेल कर रहे हो कोई एसेट, मूवेबल एसेट एट डिस्काउंटेड और नॉर्मल प्राइस, तो उस केस में परक्विजिट की वैल्यू क्या आएंगी, शुरू की ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करवा देना, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो 50% WDV रेट से माइनस करवा देना, उसके बाद मोटर कार है तो 20% WDV से माइनस कर देना, एनी अदर एसेट्स 10% SLM से माइनस कर देना। हाउस होल्ड आइटम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में नहीं आते। सर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मतलब क्या, अरे प्रिंटर, माउस वगैरह, मॉनिटर। पेमेंट ऑफ प्रीमियम और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसीज, नो इमीडिएट बेनिफिट, बेनिफिट विल accrue in future take place।
प्रीमियम सो पेड विल नॉट बी टैक्सेबल परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए है, ना कि एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए। एम्प्लॉयर वुड बी टेकिंग सच पॉलिसी इन देयर बिजनेस इंटरेस्ट ओनली एज टू इमीडिएट बेनिफिट देमसेल्फ पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन। बाद में कोई कंपनसेशन ना देना पड़ जाए अगर कोई ऐसी ग्रुप पॉलिसी ली है या पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज ली हैं तो। बाई चांस मान लो एक एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है या फैमिली मेंबर की, तो वो प्रिक्विजिट मानी जाएगी एम्प्लॉय के। कोई ग्रुप पॉलिसी या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है तो वो नहीं मानी जाएगी। स्वेट इक्विटी शेयर, अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर स्वेट इक्विटी शेयर दे रहा है, कंसेशनल रेट पर दे रहा है, बहुत सिंपल है, क्या करना है? कुछ नहीं करना। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द एक्सरसाइज डेट माइनस एक्चुअल अमाउंट पेड। भैया आज मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है माइनस एक्चुअल एम्प्लॉय से क्या मिला, दोनों का डिफरेंस प्रिक्विजिट मान लिया जाएगा। फ्यूचर में कभी ये शेयर एम्प्लॉय बेचेगा तो क्या होगा, सीधा जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू ली है वो उसका मैं एक्चुअल कॉस्ट मानकर चलूंगा। इफ शेयर हैव बीन सोल्ड बाय द एम्प्लॉय, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द एक्सरसाइज डेट। जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो मैं लेकर चलूंगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सिर्फ किसके हाथ में टैक्स होते हैं सर? टैक्सेबल अमाउंट, एक्चुअल कॉस्ट जो भी पड़ रही है एम्प्लॉयर को वो हम टैक्स कर देंगे अगर आपको ये फैसिलिटीज दी जा रही हैं तो। अगर वो उनका मैन्युफैक्चरर है तो कॉस्ट पर यूनिट ले लेंगे। चलो अब बात आई कार की। सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है कार का, एकदम फोकस, डीप फोकस। अगर डीप फोकस अभी नहीं बन रहा आपका, 5 मिनट वीडियो को पॉज कर दो यहीं पर और जाकर अपना कुछ पानी वानी पियो, फ्रेश हो जाओ फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी। टाइम कितना हो गया हमें सर? हमें हो गया 1 घंटा 6 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम सही चल रहे हैं। अगर 1.5 घंटा 1 आवर 30 मिनट 45 मिनट तक भी कवर करा देते हैं तो बहुत अच्छी स्पीड है यार। सैलरी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इट विल टेक टाइम, उसमें कोई दो राय नहीं है। मार्क्स भी आएंगे इसी से, ठीक है? ठीक है सर। चलो, परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कार, कार दे दी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। अगर कार दे दी दैट मींस परक्विजिट, कोई पैसा तो नहीं दिया, कार दी है। तो कार दी है तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती है वो सारी प्रोबेबिलिटीज मैंने यहां पर लिखवाई है, ठीक है? क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है और क्या क्या टैक्सेबिलिटी आएगी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कार ओन्ड कर रखी है और एम्प्लॉय को ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एक्सपेंस कौन कर रहा है उस पर? एम्प्लॉय। एक्सपेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। मतलब कार भी एम्प्लॉयर की, एक्सपेंस उस पर, उसकी मेंटेनेंस वगैरह कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, ऑफिस पर्पस के लिए। तो फिर तो परक्विजिट कैसा होगा? कार एम्प्लॉयर की, मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहा है, अपने ऑफिस के लिए यूज करा रहा है, एम्प्लॉय का कुछ नहीं लेना देना, नो परक्विजिट, कोई परक्विजिट नहीं होगा। कार एम्प्लॉयर की, मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहा है लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। होते ना कई ऐसे एम्प्लॉयर जो कहते हैं ये गाड़ी खड़ी ले जा, जा घर पे यूज करना, तेल पानी की चिंता मत कर, सारा मैं कर दूंगा, एम्प्लॉयर खुद कहता है। तो उस केस में क्या करना है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन कार, तेल पानी का खर्चा, रेम्यूनरेशन टू ड्राइवर, ड्राइवर भी दे दिया ले जा, उसकी रेम्यूनरेशन प्लस डेप्रिसिएशन, कार की 10% एक्चुअल कॉस्ट कार का, तो वो परक्विजिट माना जाएगा, टैक्सेबल परक्विजिट में आ जाएगा। एक्सपेंसेस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय आर डिडक्टेबल, भैया अगर एम्प्लॉय से कुछ बदले में ले लिया तो वो माइनस कर देना। नो लिमिट ऑफ 900 रुपए, ड्राइवर के लिए कोई 900 की लिमिट नहीं है इस वाले केस में, फुल्ली जितना ड्राइवर की सैलरी होगी पूरा इंक्लूड करके चलेंगे। कार एम्प्लॉयर की मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहा है लेकिन कुछ दिन ऑफिस के लिए कुछ दिन घर के लिए यूज होता है, पहले में फुल्ली ऑफिशियल, दूसरे में फुल्ली पर्सनल, अब बीच का आ गया जी, कुछ दिन ऑफिस के लिए यूज होता है कुछ दिन घर के लिए यूज होता है। तो उस केस में हम चेक करेंगे कार की इंजन कैपेसिटी, कार की इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी या फिर 1.6 लीटर, तो 1800 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए ड्राइवर के, टोटल मिला के 2700 रुपए पर मंथ तक, 2700 रुपए पर मंथ का हम ऐड करके चलते हैं। अगर 1600 सीसी से अबाउ इंजन है तो उस केस में 2400 रुपए पर मंथ गाड़ी के, 900 रुपए ड्राइवर के, 3300 रुपए में टैक्सेबल परक्विजिट मानूंगा एम्प्लॉय के हाथ में। बात समझ आई? कार एम्प्लॉयर की,
एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन दोनों पर्पज के लिए यूज हो रही है। तो 1600 सीसी का इंजन है तो 1800 रुपए पर मंथ, ड्राइवर है तो 900 ड्राइवर के, 1600 सीसी से ऊपर का इंजन है तो 2400 रुपए पर मंथ, 900 रुपए ड्राइवर के, अगर ड्राइवर है तो 900 रुपए पर मंथ शैल बी टैक्सेबल इफ ड्राइवर इज प्रोवाइडेड, एक्सपेंसेस रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय आर नॉट डिडक्टेबल। ये फिक्स है, इतना ही करूंगा। अगर बाई चांस ये टैक्स करके भी कुछ रिकवर किया जा रहा है तो वो माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड मान लिया कि हम इतना टैक्स कर देंगे। कार एम्प्लॉयर की मेंटेन एम्प्लॉय करवा रहा है, पार्टली ऑफिस के लिए, पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए। तो कुछ नहीं करना, 600 रुपए 1600 सीसी तक का, 1600 सीसी से ऊपर है तो 900 रुपए। वहां पर कितना था सर 1800 रुपए 2400 रुपए। जबकि मेंटेनेंस कौन दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, तब मेंटेनेंस एम्प्लॉय दे रहा है तो 600 और 900 रुपए, 600 और 900 रुपए माना जाएगा। 900 ड्राइवर के वो अलग हो जाएंगे। कार एम्प्लॉय की, इस बार कार किसकी, एम्प्लॉय की। मेंटेन कौन करवा रहा है, एम्प्लॉयर करवा रहा है, पार्टली ऑफिस के लिए, पार्टली खुद के लिए। तो जो पहले ऐड किया था ना वो अब एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर में से माइनस कर देना। जो पहले यहां पर ऐड हुए थे ना, यहां पर ये था ऐड करवाए थे परक्विजिट मान के, वो एक्चुअल कॉस्ट में से ये वाली फिगर माइनस कर देना 1600 सीसी वाले इंजन में, और 1600 से ऊपर का है तो 2400 रुपए माइनस कर देना। बात समझ आई। इस केस में गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, दोनों पर्पसेस के लिए यूज हो रही है। ठीक है, ठीक है। चलो, गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, ऑफिस पर्पस के लिए हो रहा है तो फिर परक्विजिट है ही नहीं, ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें हमारा तो कोई लेना देना है नहीं। गाड़ी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है लेकिन फुल्ली पर्सनल, तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर को कॉस्ट आ रही है, कौन सी, ये वाली मेंटेनेंस का खर्चा, तो वो क्या माना जाएगा, वो सारा का सारा परक्विजिट माना जाएगा। सर गाड़ी के अलावा कुछ और दे दिया तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस 900 रुपए कर देना पर मंथ। एम्प्लॉय ऑन अदर देन कन्वेंस बट नॉट कार, अदर कन्वेंस कार नहीं है, अदर कन्वेंस है, ई रिक्शा है, ई रिक्शा, ऑटो है, ट्रक दे दिया सर, ट्रक दे दिया। ठीक है, ठीक है सर। मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहा, तो ये छोटे छोटे टर्म्स है, ये सिर्फ आपको रट्टाफिकेशन है, कुछ नहीं है। समझ लेना 1600 सीसी तक का इंजन है तो इतना, 1600 से ऊपर इतना, एम्प्लॉयर ने दिया इतना इतना। ठीक, सिर्फ रट्टा मारना है इनका। चलो, मंथ का मतलब कंप्लीटेड मंथ लेके चलना। सर 2 या 2 से ज्यादा कार दे दे तो एक को ऐसे कैलकुलेशन कर लेना, दूसरे की कैटेगरी 2 से, जो 2 वाली कैटेगरी है, 2 नंबर, ये वाली जो कैटेगरी, उसकी बाकी की उससे कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। चलो आओ जी, चलो। कार फैसिलिटी बिटवीन रेजिडेंस एंड ऑफिस नॉट टैक्सेबल, facility for high court, supreme court judge, chairman, member of UPSC not taxable, transport allowance provided chairman UPSC member not taxable, एनी अदर बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया तो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर होगा, वो हम प्रिक्विजिट की वैल्यू मानेंगे। इसके अलावा कुछ रह गया, कुछ और बेनिफिट दे दिया तो जो एम्प्लॉयर को खर्चा आएगा वो हम तुम्हारे हाथ में टैक्स कर देंगे, अगर कुछ रिकवर किया तो वो माइनस कर देंगे। कुछ ऐसी चीजें जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को, आपने सुना होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज पे, आजकल तो सारे ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। अरे हर किसी की सैलरी 50,000 से ज्यादा है साल में यार, है तो सारे ही स्पेसिफाइड हो गए। कोई डायरेक्टर है एम्प्लॉय, या फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, 20% इक्विटी शेयर कंपनी में होल्ड करता है, तो ये सारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। तो ये कुछ ऐसे हैं, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में ही टैक्स होंगी। और ये सारे के सारे ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन है, सॉरी 3 पॉइंट्स है कि ये बंदे स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होंगे। अगर नटशेल में देखोगे तो सारे के सारे बंदे स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ही कहलाते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करके चलते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और रह जाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब है कि आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं। मतलब सर ग्रेचुइटी रिटायरमेंट पर मिली, लीव एनकैशमेंट, सैलरी, पेंशन,
सारे रिटायरमेंट्स के बेनिफिट है। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, क्या है क्या नहीं। लीव सैलरी को बाद में देखेंगे, पहले ग्रेचुटी देखते हैं। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी की बात करूं तो अगर आपको ग्रेचुटी मिली ड्यूरिंग द सर्विस, अगर ड्यूरिंग द सर्विस आपको ग्रेचुटी मिलती है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। फटाफट दिमाग यहां पर होना चाहिए, ड्यूरिंग द सर्विस ग्रेचुटी मिली, फुल्ली टैक्सेबल होती है। मरण उपरांत, आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, अगर आपको फुल्ली टैक्सेबल होती है। मैंने क्या बोला, फुल्ली टैक्सेबल बोला होगा ना। ड्यूरिंग द सर्विस अगर आपको ग्रेचुटी मिली, फुल्ली टैक्सेबल होती है, करेक्ट। अगर आपको डेथ के बाद आपके लीगल हेयर को, अगर आपके डेथ के बाद लीगल हेयर को ग्रेचुटी मिली, अगर डेथ के बाद कहां गया पॉइंट, gratuity is received after death of the employee, fully exempt in the hands of legal heir. During the service gratuity मिली, fully taxable. During after death मिली, legal heir के हाथ में exempt होगी। चलो जी, अगर on retirement gratuity मिलती है, ऑन रिटायरमेंट अगर ग्रेचुटी मिलती है ऑन रिटायरमेंट, तो ऑन रिटायरमेंट के केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, फुल्ली एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मैं कुछ पार्ट ग्रेचुटी का एग्जेम्प्ट कर दूंगा। अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हो तो ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 लाख और 15/26, 15/26 डेज, 26 मतलब 30 दिन का महीना होता है, 4 संडे हटा दिए, 26 इसलिए आया। तो आधे महीने की सैलरी मल्टीप्लाई बाय लास्ट ऑन सैलरी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ईयर जब भी फिफ्टीन बाई 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ऑन सैलरी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सर्विस। लेंथ ऑफ सर्विस का मतलब है जितनी आपने सर्विस कंप्लीट कर ली। सर अगर 6 महीने से ज्यादा है तो पूरा 1 साल ले लेना, 6 महीने से कम है तो उसको सीधा सीधा इग्नोर करके चलना। अगर एम्प्लॉय कवर नहीं है ग्रेचुटी एक्ट में तो उसके लिए वही ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 लाख, लिमिट पहली दोनों सेम है। यहां पर चेंज हो गया, यहां पर 15/26 है, यहां पर था 15/30 या फिर कहूं 1/2, 15/30 या फिर कहूं 1/2। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, पिछले 10 महीनों की सैलरी, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब पूरा कंप्लीट होगा वही लेना है। नंबर फ्रैक्शन चाहे 6 से ज्यादा हो इग्नोर कर देना, 11 महीने है इग्नोर करके चलना, पूरे साल जो होंगे सिर्फ वही लेकर चलना है। ठीक है, ठीक है सर। जो भी रिटायरमेंट महीना होगा उससे पीछे के 10 महीने की सैलरी लेना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट से पीछे की सैलरी नहीं, महीने से पीछे की 10 मंथ की सैलरी लेकर चलना। सर सैलरी का मतलब क्या है, अगर एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है तो बेसिक प्लस डीए, डीए कौन से दो, रिटायरमेंट पर्पस, नॉन रिटायरमेंट पर्पस, दोनों के दोनों लेकर चलना है। नॉट कवर्ड ग्रेचुटी एक्ट, बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट पर्पस वाला, कमीशन टर्नओवर वाला। सीजनल एम्प्लॉय है तो नंबर ऑफ डेज क्या लेना, 7/26, केवल तभी जब वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है। कोई सीजनल एम्प्लॉय है तो आपको जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 15/26 की बजाय क्या लेने हैं, 7/26। कब, सिर्फ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो। पीस रेट एम्प्लॉय है, 3 मंथ एवरेज प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट ओनली इफ कवर्ड अंडर ग्रेचुटी है तो पीस रेट एम्प्लॉय होते हैं। पीस रेट पर जो काम करते हैं कि भैया 200 पीस बनाओगे, पर पीस आपको 50 रुपए देंगे, तो 3 मंथ का एवरेज लेना है, उससे पिछले रिटायरमेंट से पीछे का 3 मंथ का एवरेज लेकर चलना है। ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, ये बात मैंने आपको बताई दी। डिफेंस मेंबर को मिली फुल्ली एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज, लोकल अथॉरिटी फुल्ली एग्जेम्प्ट, आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 20 लाख की लिमिट, मान लो ये टोटल लिमिट है, मान लो आपने 2 नौकरी करी है और पहले आप कहीं और से रिटायरमेंट लेके, फौज में जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो कई बार क्या होते हैं, फौज से रिटायरमेंट होते हैं, फिर हालांकि फौज अगर रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रही है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो वो वाला एग्जांपल बैठेगा नहीं। कोई और एग्जांपल ले लेते, मान लो आप कहीं प्राइवेट कंपनी से रिटायर हो गए, वहां से ग्रेचुटी मिली, कैलकुलेशन होगी, पहले आपकी 10 लाख एग्जेम्प्ट होगी थी, आप दूसरी जगह काम करने लगे, तो ये जो 20 लाख की लिमिट है ना, ये हर एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगी, ये एम्प्लॉय वाइज है। मतलब मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे टोटल 20 लाख की है, पहले एम्प्लॉयर से 10 लाख ले ली, 10 लाख इससे ले लो, पहले से 15 लाख ले ली, 5 लाख इससे मिलेगी सर। ठीक है, 20 लाख हर किसी केस में अप्लाई नहीं होगी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी ग्रेचुटी। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कहां पर नहीं है,
ग्रेचुटी पेड बाय LIC टू इट्स इंश्योरेंस एजेंट, उसके इंश्योरेंस के एजेंट है LIC के, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ही नहीं वहां पर, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी ग्रेचुटी। पेंशन की बात करके चलते हैं। पेंशन का मतलब क्या है? पेंशन का मतलब ये है सर कि आपको ड्यूरिंग द सर्विस अगर पेंशन मिली फुल्ली टैक्सेबल, आफ्टर डेथ पेंशन मिली टैक्सेबल IFOS में। ग्रेचुटी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट थी, पेंशन टैक्सेबल है IFOS में आफ्टर डेथ। पेंशन मिली रिटायरमेंट पर पेंशन मिली तो दो तरीके की पेंशन होती है, एक कॉम्यूटेड पेंशन, एक अनकॉम्यूटेड पेंशन। ठीक है सर। अनकॉम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली जो हर महीने पेंशन मिलती है पेंशनधारियों को, तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगी भैया, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। सर कॉम्यूटेड का मतलब लमसम अगर आपको पेमेंट मिलती है, अगर लमसम पेमेंट मिलती कॉम्यूटेड, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में दो तरीके से आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट कॉम्यूटेड पेंशन, नॉन गवर्नमेंट के हाथ में दो तरीके से। अगर ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, पेंशन के साथ साथ में ग्रेचुटी भी मिली है, पेंशन भी मिली ग्रेचुटी भी मिली, तो उसमें 1/3 ऑफ द फुल पेंशन। ज्यादा पैसा मिला है तो इसलिए कम छूट दी है। अगर ग्रेचुटी नहीं मिली, कम पैसा सिर्फ पेंशन मिली, गरीब है बेचारा, तो ज्यादा छूट दे दी, 1/2 मतलब 50% की छूट दे दी, 1/3 मतलब 33% की छूट दी थी। ठीक है एग्जामिशन की। ठीक है जी, ठीक है सर। कम्यूटेड पेंशन टू जज ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट। कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल आउट ऑफ एनुअल एन्युटी प्लान ऑफ LIC एग्जेम्प्ट, UNO एग्जेम्प्ट। आर्म्ड फोर्सेस इंपोर्टेंट लगाना जी, पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स एग्जेम्प्ट, इसको भी इंपोर्टेंट लगाना जी। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय अदर देन आर्म्ड फोर्सेस टैक्सेबल IFOS में, ये पहले ही बता दिया। डिडक्शन मिल जाएगी साहब इसमें से डिडक्शन मिल जाएगी लोअर ऑफ 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन। ड्यूरिंग द सर्विस पेंशन मिली फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है सर। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन छटनी कर दीजिए, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भगा दिया आपको, भगो यहां से। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन छटनी कर दी, निकाल दिया, जबरदस्ती निकाल दिया। तो उस टाइम पे कुछ कंपनसेशन आपको देती है सरकार नहीं, एम्प्लॉयर आपको कोई भी कंपनसेशन देता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कंपनसेशन रिसीव्ड बाय वर्कमैन एज ए स्कीम अप्रूव्ड स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अप्रूव्ड स्कीम थी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें आप लोगों को निकाल सकते हो, तो उसमें एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अदरवाइज जो भी आपको अमाउंट मिली 5 लाख और 15/26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सर्विस, जितने साल आपने कंप्लीट किए हैं, मोर देन हाफ ईयर आप फुल लेंगे, इन तीनों में से लोअर जो भी होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी को अगर कुछ पैसा बचता है तो वो परक्विजिट मानकर टैक्स कर दिया जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। सैलरी का मतलब यहां पर क्या है? बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा? रिटायरमेंट पर्पज वाला। तो रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन आपको मिला है। तो कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट, पूरी जिंदगी में एक बार मिलता है VRS वॉलेंट्री, आप अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहे हो, उसने नहीं निकाला इस बार आप खुद से जा रहे हो। तो मैक्सिमम बेनिफिट कितना? 5 लाख तक का। तो अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख और हायर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो भी हायर आएगा। पहला 3 मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। दूसरा सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाई बाय बैलेंस नंबर ऑफ मंथ सर्विस लेफ्ट बिफोर द रिटायरमेंट। भैया आज मैं खुद से जा रहा हूं, मेरे इतने महीने और बचे थे, वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों में से जो भी हायर आएगा उसको कंपेयर करा देंगे 5 लाख और एक्चुअल रिसीव्ड, उनमें से तीनों में से जो भी लोअर आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा। सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन टर्नओवर वाली। ठीक है सर। ये नेशनल पेंशन स्कीम है, इसको आप लोग खुद से एक बार रीड कर लेना। डिडक्शन सर एक रह गई ना, लीव सैलरी। लीव एनकैशमेंट मतलब एम्प्लॉयर कई बार ना हर महीने 2 छुट्टियां देता है, हर महीने 3 छुट्टियां देता है, ये लो आप ये छुट्टी करोगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन आप काम करने आओगे तो इसके हम पैसे दे देंगे। उसने क्या किया? छुट्टियां नहीं की, जाके काम कर दिया। लीव एनकैशमेंट, मान लो एम्प्लॉयर ने आपको हर महीने 35 छुट्टी, हर साल 35 छुट्टियां दी थी,
हर साल आपको 35 छुट्टियां दे रहा था, आपने वो लीव अवेल्ड ही नहीं की, आपने वो लीव अवेल्ड ही नहीं की। बाद में एम्प्लॉयर बोला ठीक है आपने ये इतनी लीव अवेल नहीं कि मैं आपको इसका पैसा दे रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड लीव एनकैशमेंट। तो जो भी वो पैसा मिलेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, इन चारों में से जो भी सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन सा? लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, जो आपको एक्चुअल में लीव सैलरी मिली 25 लाख। लिमिट चेंज हो गई है, यहां पर लीव सैलरी की लिमिट चेंज हो गई है, अमेंडमेंट, लीव सैलरी की लिमिट चेंज हो गई है यहां पर। हाँ जी, पहले ये लिमिट 3 लाख थी, ठीक है। लीव अर्नड इन नंबर ऑफ मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथली सैलरी, लीव अर्नड इन नंबर ऑफ मंथ, लीव अर्नड कैसे? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लीव ग्रांटेड, मतलब पूरी साल, मतलब पूरी जिंदगी में आपको कितनी लीव मिली माइनस उसमें से जितनी भी आपने अवेल्ड कर ली, माइनस लीव टेकन और अवेल्ड, बाकी जो भी बचेगा वो आपने लीव अर्नड की थी। हर साल आपको 30 छुट्टियां ही मिलेंगी, 30 से ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन में दी है तो आपको सिर्फ 30 छुट्टियां लेनी है। सर 30 से कम दी है तो फिर कम लेनी है, 30 या उससे कम ही आपको अलाउड है। मैक्सिमम 30 डेज अलाउड इन ए ईयर। तो लीव सैलरी एक्चुअल में रिसीव्ड 25 लाख, 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 महीने, पिछले 10 महीने का एवरेज निकालेंगे, एक महीने की निकल आई, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और लीव अर्नड मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथली सैलरी। लीव अर्नड का मतलब क्या है? लीव अर्नड का मतलब है भैया टोटल लीव जितनी मिली थी माइनस आपने जितनी ले ली, उसमें से माइनस कर दो, बचेगा वो सारा का सारा लीव अर्नड हो जाएगा। एवरेज मंथली सैलरी का मतलब क्या है? 10 महीने का एवरेज ले लेना immediately preceding the date of retirement. Leave credit cannot exceed 30 days for each completed year of service. जितने साल आपने कंप्लीट किए 30 से ज्यादा छुट्टियां आपको नहीं मिलेंगी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, रिटायरमेंट पर्पज वाला, कमीशन, टर्नओवर वाला। एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो जो लिमिट है वो 25 लाख रुपए की, 25 लाख की जो लिमिट है वो आपकी सबके लिए एप्लीकेबल है। अमेंडमेंट है, इसमें ध्यान रखना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पर्पज के लिए। तो 25 लाख की लिमिट है, वो टोटल है। आपने पहले एम्प्लॉयर से मान लो 10 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट करा ली, तो अगले से आपको सिर्फ 15 लाख ही मिलेगा। ये एम्प्लॉय वाइज है, ना कि एम्प्लॉयर वाइज। आफ्टर डेथ फुल्ली एग्जम्प्ट। फैमिली ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइड इन हार्नेस ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी कोई मरा है, ऑन ड्यूटी कोई एक्सपायर हुआ है और उसकी फैमिली मेंबर को मिल रही है लीव सैलरी, तो वो एग्जेप्ट हो। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब आपका बहुत छोटा सा पोर्शन रहेगा, बहुत छोटा सा। हाँ जी, कहाँ गया टाइम हमारा? चलो अभी हमारे पास टाइम है। रिडक्शन, मैंने आपके अलाउंस बेसिक्स कंप्लीट करा दिए, अलाउंसेस कंप्लीट करा दिए, मैंने आपके परक्विजिट कंप्लीट करा दी, मैंने आपके रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट करा दी, सिर्फ आपकी डिडक्शन बची है। चलो जी डिडक्शन कंप्लीट करते हैं। डिडक्शन 3 होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16(1)(a) या IA 1A बोल सकते हो, लोअर ऑफ 50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। दूसरी है एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली डिडक्शन, ये किसको मिलती है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड 5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ये ध्यान रखना 20% ऑफ बेसिक सैलरी का सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररिलेवेंट। प्रोफेशनल टैक्स पीटी 2,500 रुपए तक मिलती है, एज सच कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, जितना भी एम्प्लॉयर जमा कराएगा एक बार सैलरी में ऐड करा देना, दोबारा नीचे माइनस करा देना। स्टेट के अंडर आती है। ठीक है, ठीक है सर। रिलीफ अंडर सेक्शन 89, रिलीफ ओनली फॉर इंडिविजुअल, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन नए सिलेबस में हो सकता है पूछ ले। रिलीफ एरियर ऑफ सैलरी, मान लो बहुत आसान है, बहुत आसान है। रिलीफ 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 अंडर सेक्शन 89, रिलीफ मान लो आपको एरियर ऑफ सैलरी मिली है, आप क्या कह रहे हो सर मेरे को तो आज से 8 साल पीछे तक की सैलरी बढ़ा के दे दी इन्होंने, तो अगर मैं पहले इस सैलरी पर टैक्स देता तो कम रेट था, आज के टाइम पर ज्यादा रेट है, तो वो कह रहा है हम इस पर आपको रिलीफ देते हैं। रिलीफ कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल है, इस साल की सैलरी, टोटल सैलरी इंक्लूडिंग एरियर, उस पर टैक्स निकाल लो।
इस साल की सैलरी, टोटल सैलरी एक्सक्लूडिंग एरियर, उस पर टैक्स निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। इस साल का टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडवांस सैलरी या फिर एरियर सैलरी, विच एवर जो भी है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडवांस सैलरी या एरियर ऑफ सैलरी, टैक्स पेबल निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो। उस साल की, जिस साल से वो रिलेट करती है, टैक्स पेबल निकाल लो, टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर सैलरी, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर सैलरी, किस साल की, प्रीवियस ईयर, जिससे वो रिलेट करती है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, फिर इन दोनों को माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो आपका रिलीफ कहलाएगा। मतलब जिस साल में एरियर ऑफ सैलरी मिली, समझना ध्यान से, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो, जिस साल में एरियर ऑफ सैलरी मिली, हाँ सर, उस साल की टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर टैक्स निकाल लो, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर टैक्स निकाल लो, दोनों टैक्स को माइनस कर लो, वो फिगर आई उसको साइड में रख दो। उस साल में चले जाओ जिस साल से वो रिलेट करती है, उस साल की टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर, उस पर टैक्स निकाल लो, उस साल की टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर, उस पर टैक्स निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, ले जाओ। फिर जो पहले फिगर रखी थी और ये फिगर निकल के आई, इन दोनों को भी माइनस करा दो, जो भी निकल के आएगा वो आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) निकल कर आएगा। ठीक है सर। एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, पीपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मतलब सरकार का प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने वो फंड रिकॉग्नाइज कर रखा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कोई रिकॉग्निशन नहीं, कहीं नहीं, घर का प्रोविडेंट फंड बना रखा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसका एम्प्लॉयर नहीं होता, वो खुद से सरकार ने पीपीएफ बना रखे हैं, आप उसमें पैसा जमा करा सकते हो। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में डिडक्टेबल है, एटीसी में इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, यूआरपीएफ की कोई डिडक्शन नहीं मिलती, पीपीएफ की भी डिडक्शन मिल जाएगी एम्प्लॉय पार्ट की, एम्प्लॉय पार्ट की एटीसी में। ठीक है। एम्प्लॉयर पार्ट भैया एसपीएफ है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, आरपीएफ है एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, इसके ऊपर का टैक्स हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट यूआरपीएफ में। सर एग्जेम्प्ट क्यों कर दिया, जब विड्रॉ करोगे तब पूरा टैक्स कर देंगे। ठीक है सर। नॉट एप्लीकेबल क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर होता ही नहीं है पीपीएफ में। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड फुल्ली एग्जेम्प्ट, 9.5% तक एग्जेम्प्ट आरपीएफ में, इसके ऊपर टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट। किसी को पता ही नहीं कौन सा प्रोविडेंट फंड चल रहा है, तो एग्जेम्प्ट अभी के लिए, बाद में इसको टैक्स करेंगे जब निकलेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट पीपीएफ में। विड्रॉवल फुल्ली एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, टैक्सेबल ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर देना, टैक्सेबल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करके चलना है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर ये सब्जेक्ट सर्टेन कंडीशन क्या है, अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से अमाउंट निकाल रहे हो रिटायरमेंट पर, तो सर्टेन कंडीशन के साथ एग्जेम्पशन भी दे दी इन्होंने। सर कंडीशन कौन सी है, आपने 5 साल की सर्विस पूरी की हो, दूसरा सर्विस टर्मिनेट हो गई एम्प्लॉय की इल हेल्थ के कारण, एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, या फिर एक जगह से दूसरी जगह आपका अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, या फिर रीजन बियॉन्ड द एम्प्लॉय कंट्रोल, कुछ ऐसे रीजन होंगे जो आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर पाए इस जवाब देके कि भैया मेरे बाहर, बस के बाहर बात थी, मैं कर ही नहीं पाया, तो इसलिए मुझे ये अमाउंट निकालनी पड़ी। या फिर एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है न्यू एम्प्लॉयर और वहां पर वो अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उस केस में भी आरपीएफ पर विड्रॉवल एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। यूआरपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड आर नॉट टैक्सेबल डिडक्टेबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, जिस साल में आप डिपॉजिट करवा रहे हो या उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो वहां पर टैक्सेबल नहीं होता, इट बिकम टैक्सेबल व्हेन एक्यूमुलेटेड बैलेंस इज विड्रॉल बाय एम्प्लॉई। यूआरपीएफ की बात चल रही है। ठीक है सर। ये पूरा चार्ट है, एक बार इस चार्ट को जरूर 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 पढ़ लेना आराम से, ये लो नोट्स में, वीडियो में पढ़ना तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, और वैसे पढ़ना नोट से तो आप अपने नोट से एक बार इसको जरूर देख लेना। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। अब क्या रह गया, आपकी एक अमेंडमेंट रह गई,
फाइनेंस एक्ट पहले की है, इस साल की अमेंडमेंट नहीं है, वो अमेंडमेंट करानी जरूरी है क्योंकि वो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी आपका पूरा सैलरी चैप्टर मैंने रिवाइज करवा दिया है। फाइनल अमाउंट ऑफ यूआरपीएफ, यूआरपीएफ की फाइनल अमाउंट जो भी होगी, मैं बोल रहा हूं लिख लो, फाइनल अमाउंट ऑफ यूआरपीएफ जब भी होगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों के दोनों एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर यूआरपीएफ से विड्रॉ होता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दैट सैलरी। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं करना क्योंकि उसका खुद का पैसा था, लेकिन एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिला वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर। चलो फटाफट आ जाओ अब इस वाले अमेंडमेंट पार्ट पर। ये वाला अमेंडमेंट पार्ट फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट है, तो इसको एक बार मैं समझा देता हूं। इसके शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने रेगुलर क्लास में कराए थे। जो बच्चे रेगुलर क्लास वाले हैं या फास्ट ट्रैक बैच वाले हैं या प्रैक्टिस बैच वाले हैं वो एक बार वो शॉर्ट नोट्स खोल लो, यहाँ पर वो नहीं है। तो अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहो वही बात यहाँ लिखी गई, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग वे में लिखी गई, मैंने ये शॉर्ट वे में लिखवा रखा है। ठीक है सर। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। सुपर एनिमेशन फंड, सबसे पहली बात सुपर एनिमेशन फंड। सुपर एनिमेशन फंड क्या होता है सर? ये एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, लेकिन जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नहीं जमा कराते वो इस फंड में जमा करा सकते हैं। इसमें छूट क्या होती है? इसमें छूट ये होती है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 1.5 लाख तक, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसकी डिडक्शन मिल जाती है 80C में। ठीक है सर। इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, इसका विड्रॉवल एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है सर। चलो इसके बाद सरकार ने एक लिमिट लगा दी, बोला मैं लिमिट लगाऊंगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उस पर भी लिमिट लगाऊंगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उस पर भी लिमिट लगाऊंगा। पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयर की 7.5 लाख वाली लिमिट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा 2.5 लाख की लिमिट है। ठीक है, पहले बात करते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 3 अकाउंट में, सुपर एनिमेशन फंड में या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या पेंशन स्कीम में, इन तीनों में अगर आप जमा कराते हैं तो अगर आपको छूटे सिर्फ 7.5 लाख तक आप जमा करा सकते हैं। इसके ऊपर अगर जमा कराएंगे तो इसके ऊपर आने वाला पार्ट एक्सेस पार्ट परक्विजिट मानकर टैक्स कर दिया जाएगा, परक्विजिट मानकर टैक्स कर दिया जाएगा। ठीक है सर ये जो 7.5 लाख की लिमिट है क्या इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है? हाँ जी, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। इसका इस वाले कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन हर टीचर की बुक में आपको मिल जाएगा, और वो क्वेश्चन सीबीडीटी ने दिया हुआ है एग्जाम्पल बना के, इसलिए इसका आया तो सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा। मैंने प्रैक्टिस बैच में भी करवाया था, फास्ट ट्रैक में भी करवाया था और रेगुलर में तो करवाया ही था। ठीक है सर। और किसी को प्रैक्टिस बैच लेना है तो मैं अभी बता देता हूं, ये देखो अपना प्रैक्टिस बैच कहां गया, ये वाला प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो ये जनवरी मिड से शुरू हो रहा है, अभी भी डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 1500 रुपए में पूरी प्रैक्टिस करा के दूंगा, आपकी अटेम्प्ट निकलवा कर दूंगा प्रैक्टिस बैच में। ध्यान रखना सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी बस। चलो 7.5 लाख तक इसमें छूट है, 7.5 लाख के ऊपर कुछ भी गया तो एक्सेस पार्ट को कौन से 3 फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम या सुपर एनिमेशन फंड में 7.5 लाख एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। 7.5 लाख में क्या उस पर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है? हाँ जी, उस पर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। ठीक है सर। सर इंटरेस्ट को बाइफरकेट कैसे करेंगे? इंटरेस्ट को बाइफरकेट करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, ये आपको सीधा सीधा रटना है, कुछ समझना नहीं है। टीपी इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस पीसी1 पिछले साल का प्लस टीपी1 पिछले साल का मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है जी। टीपी का मतलब टैक्सेबल परक्विजिट है, पीसी का मतलब एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, और आर का मतलब आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज है, एफ एवरेज मतलब फंड एवरेज, आई इंटरेस्ट अर्न्ड है, पीसी1 एक्सेस कंट्रीब्यूशन अर्लियर ईयर का, और टीपी1 टैक्सेबल परक्विजिट अर्लियर ईयर की। 1 का मतलब पिछले साल का। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन करके आप इंटरेस्ट वाला पोर्शन निकाल सकते हो। सर इंटरेस्ट वाला पोर्शन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट वाले पोर्शन का मतलब है, समझो ये फॉर्मूला बना क्यों था, समझ लेना खुद से, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, समझ में आ गया, वेल एंड गुड। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, इस साल आपने मान लो 25 लाख रुपए जमा करा दिए, 7.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, बाकी का परक्विजिट मान के टैक्स कर दिया, 25 लाख जमा कराए। अगले साल आपने फिर 25 लाख करा दिए, अगले साल आपने फिर 25 लाख करा दिए, इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी इसी में है, इसी अकाउंट में। तो ये एक पूरा कुआ है एक तरह का, इसी में ये 25 लाख 25 लाख 25 लाख हर साल आते रहे, उस पर इंटरेस्ट आता रहा।
पहले साल तो आप निकाल लोगे भाई, 25 लाख की फिगर थी, इसका इतना इंटरेस्ट था, इस पोर्शन को जो इंटरेस्ट निकल के आया वो भी लिमिट में 7.5 लाख में इंक्लूड कर लो। अगर उसके ऊपर चला गया कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट 7.5 लाख है, वो सारा टैक्स कर दो। लेकिन अगले साल, उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल, यहां पर आनी शुरू हुई दिक्कतें, क्योंकि उसमें सब कुछ मिक्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी आ गया, उसमें इंटरेस्ट भी। अब बायफरकेट कैसे करोगे? इसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया, इसके लिए आप हर साल कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार बता दो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, बाई चांस एग्जाम में आ गया, मिनिमम 4 नंबर का पूछेगा आपसे, मिनिमम 4 मार्क्स का, तो मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो भी आप पिन कर दो, टेलीग्राम पे बोल देना, जहां मर्जी वहां बता देना, या कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट से याद आया भाई, अभी वीडियो को लाइक करो फटाफट जाके, क्योंकि लाइक है कम, व्यूज है ज्यादा, लाइक करते नहीं हो। क्या करते हो? वीडियो देख ली, हाँ जी देख ली, चले जाते हो। अरे लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ताकि मोटिवेशन मिले, हमें भी पता चले कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका 1-2 वे कम्युनिकेशन बनेगा कैसे? सिर्फ लाइक कमेंट से, कि हाँ यार हम सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये तो हुई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। अब बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। उन्होंने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर भी लिमिट लगा दी, उन्होंने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर भी लिमिट लगा दी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर कितनी लिमिट लगाई? 2.5 लाख रुपए की। वो बोला सुन भाई एम्प्लॉय, अगर तू कंट्रीब्यूट करना चाहता कोई बात नहीं, कर दे, लेकिन यहां पर 3 की नहीं लगाई, यहां पर 1 की लगाई, आरपीएफ की, सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। बोला रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तू सिर्फ 2.5 लाख तक कर सकता है। अगर तूने 2.5 लाख से ऊपर किया तो जो भी अमाउंट तूने एक्सेस किया, मान लो 3 लाख रुपए जमा करा दिए, तो एक्सेस कितना हुआ? 50,000। 3 लाख माइनस 2.5 लाख, 50,000 तूने एक्सेस कराया। 50,000 को टैक्स नहीं करूंगा, 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न किया तुमने उसको मैं टैक्स कर दूंगा। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर जो एक्सेस इंटरेस्ट कमाया मैं उसको तुम्हें टैक्स लगा दूंगा। और ये 2.5 लाख की लिमिट हो जाएगी 5 लाख रुपए की, अगर वो है आरपीएफ की जगह पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब जहां पर एम्प्लॉयर नहीं होता, दैट मींस 2.5 लाख एम्प्लॉय तेरे, 2.5 लाख एम्प्लॉयर के भी लगवा दिए। ठीक है, पीपीएफ में ये लिमिट हो गई 5 लाख रुपए की। चलो जी फटाफट बताओ, यहां तक समझ आया? हाँ जी समझ आया। यहां पर आकर ये मैंने सुपर एन्वेशन फंड मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। यहां पर आकर आपका पूरा का पूरा सैलरी चैप्टर खत्म करवा दिया जी हमने, रिवीजन के साथ, मस्त रिवीजन के साथ पूरा का पूरा सैलरी चैप्टर रिवाइज है, ऑलरेडी कंप्लीट है। मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो www.jaygulia.com पर जाकर, या टैक्स टारगेट क्लासेस पर जाकर। एमसीक्यू क्विज बैच करना मई 24 के लिए 3 बैच आपको जरूर ज्वाइन करने मैं कहूंगा। अगर आपको ये अटेम्प्ट क्लियर करना है मई 24 का, एमसीक्यू क्विज बहुत नॉमिनल अमाउंट में है, आपको प्रैक्टिस बैच और एक ये आपको फास्ट ट्रैक बैच। कहां गया हमारा फास्ट ट्रैक बैच? ये रहा फास्ट ट्रैक बैच। ये 3 चीजें आपको 3 बैच जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, जरूर जरूर जरूर, ताकि जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट निकालो, जल्दी से जल्दी सीए बनो, रिस्पेक्ट कमाओ और पैसा। ठीक है, जहां से मिले वहीं से पैसा बटोरने का। ठीक है, चलो जी, टैक्स टारगेट की तरफ से, सीए जय गुलिया की तरफ से थैंक यू सो मच। आपने ये लेक्चर यहां तक देखा, मैं फिर कह रहा हूं एक बार कमेंट लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।